ठीक है राहुल। छोड़ दो छोड़ दो। चलिए सर, तो जीवन के अलग आनंद आने वाले हैं आज, ठीक है। और सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग तो पॉलिटी वगैरह सब पढ़े ही हैं, मतलब जितने लोग भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो आज आपको थोड़ा सा समझ आएगा, ठीक है। और आज पूरा डिस्कशन करेंगे मजे से, तब आपको आज समझ आएगा कि हाँ भैया पॉलिटी क्या चीज़ है। जो समझते हैं पॉलिटी उससे काफ़ी अलग है। एक्साइटेड हो गया? ठीक ठाक? सुस्त नहीं होना। सुस्त नहीं है ना? अब चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे सबका स्वागत है फिर से पॉलिटी में। तो अभी थोड़ा माहौल चेंज हो गया है, अभी आ गया है किसमें? पॉलिटी में। देखो, तो कुछ बातें पहले समझ जाइएगा। पॉलिटी से पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका हम बार बार बोलते हैं कि अपना 90% एनर्जी लगाना है कुल्हाड़ी को एकदम बिल्कुल क्या करने में, धार बनाने में, और 10% में उड़ा देना है बिल्कुल, ठीक है, अपने आप को नहीं। तो इस बात में थोड़ा सा समझिएगा। और प्लीज़ आज जो आपको मजा आएगा, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आज भले ही वो देखने के लिए उस पर बहुत कम पेजेस हैं, लेकिन उस पेजेस में क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आप जाओगे तो आपको एहसास हो जाएगा। और आपको इसके बाद ना लानत होगा कि हम 1.5 साल पॉलिटी पढ़े थे और बाई गॉड 1.5 साल पॉलिटी पढ़ने के बाद भी अपने को कुछ नहीं है। तो थोड़ा समझिएगा इस बात को। और सीरियसली बोलो, इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ हम बहुत बड़ा और बहुत अच्छे करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या मिलने वाला है। तो पूरा डिस्कशन होगा पॉलिटी का। तो वंस अगेन आपका वेलकम है पॉलिटी के दुनिया में, और स्पेशली पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। तो सबसे फर्स्ट पहले तो समझेंगे कि भैया स्ट्रैटेजी और कैसे हम पूरा का पूरा पॉलिटी का कोर्स कवर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रकाश मोर देन 50% कर दीजिए। ठीक, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मीनिंग होता है जो ज्यादा जरूरी है, जो पहले बोलना है उसको पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स में क्या आपको मिलेगा वो बात बता देता हूं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है डिटेल्ड। क्या होता है? पूरा। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको और जो दूंगा, इसमें क्या क्या आपका कवर होगा। तो उसमें ऑलरेडी जो कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इन तीनों के लिए आपको मेरे जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, जो मेरा क्लास का लेक्चर है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कोर्स जो डिजाइन किया गया, इसमें आपका कुछ भी बचेगा नहीं। ये तीनों पार्ट के लिए है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना? रख लिए दिमाग में? पक्का? तो कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग है भैया डिटेल, और डिटेलिंग का मीनिंग है ये तीनों पार्ट, जहां बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक कवर करेंगे, फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू एडवांस। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान से ना इस बात को समझिएगा और सुनते रहिएगा, क्योंकि आज का क्लास सुनेगा, जो भी एब्सेंट किए हैं, जो भी जैसा किए हैं, पछताएंगे तो जरूर, ठीक है, वो अलग बात है, अपन भेज देंगे, लेकिन उनको पछतावा होगा। बिकॉज ऑफलाइन में थोड़ा सा डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना, वो आपको भी पता है, बाकी आप समझदार हैं। तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको इस कोर्स का, जो मेरा कोर्स का सिलेबस है, ये खत्म करने के बाद आपको कुछ भी उसके बाद नहीं करना है, ठीक। अब जो मैं इसमें कुछ किताब के नाम आपको बताने वाला हूं, वो बुक्स आपको तब पढ़ने हैं जब मैं आपको पूरा पढ़ा दिए रहूंगा तब। अदरवाइज उससे पहले आपको कुछ भी छूना नहीं है, ना ही खरीदना है, नहीं छूना है, कुछ नहीं करना है। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं हर एक किताब का डिटेल्ड लाइन आपको बताऊंगा कि पेज नंबर 42 का पैरा नंबर 3 का 2 लाइन पढ़ के आना। मेरी बात समझ में आ रही है? पेज नंबर दिस का मतलब इतना डिटेल आपको रहेगा कि आपको ज्यादा कुछ एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा आपको रीडिंग लिस्ट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे सुस्त है भैया, ठीक ठाक बोलो जरा, एक बार बोलो करना है, ठीक है। अब एक बार सीधी बात बोलना,
जब भी आपको लगे एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, ठीक है, वो बोलना लेट गो। जब भी बोला ना, जैसे लेट गो बोलो तेज में, लेट गो। लेट गो जो होता है, एक बार और बोलो, लेट गो। इसका मीनिंग एक होता है आपका साइकोलॉजिकल बहुत जल्दी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और आपका कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस मैंने बोला अभी कोई भी सोर्स बुक नहीं पूछना है, मैंने बोला जो भी पढ़ना है वो बाद में पढ़ना है और मैं आपको खुद बता भी दूंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए इससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर। अब बात तो यहां तक कर लिए, बट अब करेंगे क्या, कवर पूरा कैसे करेंगे? तो एक बात को आराम से ध्यान से आप समझ लीजिएगा। मैंने जो आपको नोट्स दिया है अभी समझिए, इधर उधर अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद फिर जब बोलूंगा तब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। पूरा पॉलिटी ना हम 9 सेक्शन में खत्म करेंगे, मतलब कि 9 पार्ट पूरा पॉलिटी को बांटेंगे और 9 पार्ट में एक एक पार्ट को आराम से डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है ना। जिसको आप कह लो थीम कह लो या पार्ट्स कह लो या उसका सब डिवीजन कह लो, ठीक है। तो हमने पूरे पॉलिटी को खुद बांटा है कितने सेक्शन में? 9। अब एक बात बता दूं, आप सुनना ध्यान से। पहली बात, पॉलिटी का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है और गवर्नेंस मीनिंग क्या होता है, दोनों में लाख फर्क है। तो पहले समझ लीजिए, जो हम बोलते हैं पॉलिटी, कुछ लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसको हिंदी में राजनीति विज्ञान आप बोलते हैं। पहले समझ लो उसका डिफरेंस, उसके बाद फिर 9 सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो 2-3 वर्ड है, सुन लेना और ये आप सोच समझ के यूज करना। अब देखो पॉलिटी के क्लास में मैं आपको अभी समझाने वाला हूं थोड़ा सा साइंस। तो आप कहोगे क्या बात है सर, क्लास पॉलिटी का और अपन पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान को जब तोड़ोगे तो होता है विशेष ज्ञान। एक बात समझ लेना, साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होता है। मेरी बात समझ में? आधा से ज्यादा लोग जो घूम रहे हैं ना, उनको मतलब साइंस मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो नहीं है। इधर साइंस मतलब होता है किसी भी चीज में विशेष ज्ञान है वो साइंस है, चाहे वो कोई फील्ड हो। अगर आप पॉलिटी में आपको बहुत ज्यादा पूरा डिटेल्ड ज्ञान है, आपको साइंस आता है। आप सोच के देखो, अगर साइंस वर्ड मैंने जब बताया तो हम वर्ड यूज क्या करते हैं, पॉलिटिकल कहने के लिए, तो पॉलिटिक्स है। क्यों? बिकॉज पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिक्स को पूरे डेप्थ में जानेंगे, पॉलिटी को पूरा विशेष ज्ञान हासिल करेंगे, इसलिए वर्ड यूज किया क्या, पॉलिटिकल साइंस। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक वर्ड है पॉलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस। अरे यहां तक पहले समझ रहे हो कि बोल रहे हो? ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत डेप्थ में है, इसलिए समझना आराम आराम से। पॉलिटी एक है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटी का मतलब होता है, समझना, लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम मतलब लीगल सिस्टम क्या, एक सिस्टम है। जैसे हमने बोला कि आप जाइए काउंटर नंबर 5 पे, ये एक सिस्टम है। फिर काउंटर नंबर 5 बोला आप जाइए काउंटर नंबर 6 पे, ये एक सिस्टम है, आपको उसको फॉलो करना है। अरे समझ रहे हो क्या? तो जब कोई सिस्टम लीगल हो, क्या हो, और चूंकि ये नियम बनाया है ऊपर से ही, बैंक वालों ने नियम बताया कि आप पहले 5 पे जाइए फिर कहां जाइए, 6, तो ये एक लीगल है, कोई इलीगल नियम तो नहीं है, उसने अपना एक मान के चलिए बना के रखा है। समझ पा रहे हो? तो उसको बोलेंगे पॉलिटी। पॉलिटी इसको बोलते हैं लीगल सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लीगल है और जिसको हम फॉलो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप समझना, इधर ध्यान से सुनना। एक वर्ड है पॉलिटिकल साइंस, ठीक, और एक तीसरा एक वर्ड आता है गवर्नेंस, ठीक है, समझना, गवर्नेंस, ठीक है। अब यहां क्या है, पॉलिटी मतलब बोला सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस मतलब बोल रहा हूं क्या, अब यहां समझना, राजनीति विज्ञान मतलब उसमें विशेष ज्ञान। अब भैया ये सिस्टम तो है, ठीक है, लेकिन सिस्टम चलेगा कैसे? प्रेसिडेंट का कैसे चुनाव करेंगे, गवर्नर का कैसे चुनाव करेंगे, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको चलाने के लिए तो हमें चाहिए ना प्रोसेस, उसको चलाने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, उसको चलाने के लिए हमें पावर चाहिए, उसको चलाने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। यस और नो? यस सर। तो पॉलिटी इज अ सिस्टम, जबकि पॉलिटिकल साइंस इज हेल्प टू रन द सिस्टम। सिस्टम को चलाने के लिए फिर हमें जो जरूरत है वो है पॉलिटिकल साइंस। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक वर्ड मैंने यूज किया है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब समझना इतना, जो आपको प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट दे रही है, दैट इज गवर्नेंस। आपको बोले कि सर नाली बह रहा है मोहल्ले में, बाय गॉड इतनी बदबू आती है फिर भी रह रहे हैं, तो आपका नाली का प्रॉब्लम अब सॉल्व आपने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम सॉल्व कर देंगे, हुआ गवर्नेंस।
बस अब इतना समझना। अभी हालांकि इसको बताना मुझे नहीं था, लेकिन पॉलिटी मैंने बोल दिया, उसके बाद क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटी क्या है, लीगल, अरे हेलो क्या है, लीगल सिस्टम। एंड पॉलिटिकल साइंस इज व्हाट, दो जो जरूरत है टू रन द सिस्टम, सिस्टम को चलाने के लिए। अब जरा आगे आना, तो हम अब इस बात को पहले गौर से समझेंगे। अब ये देखो 9 सेक्शन में है आपका, तो 9 सेक्शन में हम कवर करेंगे, सुनना। अब जरा वहां पे इस 9 सेक्शन का, जैसे मान लो फर्स्ट सेक्शन में बहुत ही बेसिक रूल्स होंगे। सुन लो एक बात, ये कहने के लिए बेसिक होगा, लेकिन जो मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा उस पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये, सबसे। अगर जो ये नहीं पढ़ा है, ये वाला जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, जो मैं, उसका आगे 0 है, क्योंकि ये बेसिक रूल्स कहने के लिए है, लेकिन ये बेसिक रूल पूरा पॉलिटी में यूज होगा लास्ट तक, फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप इस बात को दिमाग में रखना, फर्स्ट डे से लास्ट तक ये बेसिक रूल्स यूज होता ही जाएगा। आप समझ पा रहे इधर? तो ये आपका पहला जो आपका थीम 1 है, उसमें हम बेसिक रूल्स, और देखना अब आप अपने नोट्स में पहला दिख रहा है आपको, उसमें बेसिक रूल्स लिखा हुआ है, और उसमें मैंने लिखा है VVI। तो भैया भेरी 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 जितना इंपॉर्टेंट लगा लो उतना। मेरे बात समझ में आ रही है? दूसरा थीम है आपको, उसमें क्या दिख रहा है? दूसरा थीम आपको दिखेगा प्रियम्बल, प्रियम्बल के बाद टेरिटरी, और उसके बाद आपको सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो प्रियम्बल मतलब क्या? प्रस्तावना। टेरिटरी मतलब आप क्षेत्र समझ लो, और सिटीजनशिप नागरिकता, कि किसको नागरिकता देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, सब ये सारा कुछ। मेरी बात समझ में आ रही है? और सुनना ध्यान से इधर एक एक चीज। तो पहले सेक्शंस में बेसिक रूल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा सेक्शन में क्या? प्रियम्बल, टेरिटरी, सिटीजनशिप। और हेलो, आप लोग को इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक पहले बताया था कि कौन सा पार्ट क्या होगा। अरे बताया था कि पार्ट 1 कितना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में बनने समय कितने थे, शेड्यूल्स को याद रखने के टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बताया था। तो ये सब जो बेसिक्स बताया था वो भी सारा यूटिलाइज होगा, इसलिए भी दिमाग में रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो पार्ट 2, अब देखो पार्ट, इसी ये जो मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको अपना अप्रोच बता रहा हूं कि हम पॉलिटी को कैसे खत्म करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला सेक्शन ये होगा, दूसरा सेक्शन प्रियम्बल, टेरिटरी, सिटीजनशिप, तीसरा देखो फंडामेंटल राइट्स है क्या, फिर डीपीएसपी होगा, और फिर फंडामेंटल ड्यूटी होगा, FD फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक के तत्व, और ये फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मूल कर्तव्य। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक सब सुन रहे हो ना? अब 4 में क्या है बताओ? तो प्रेसिडेंट, गवर्नर यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उसके बाद PM कह लो, CM कह लो, और अलग अलग मंत्री हरामखोर कह लो, मतलब जो अच्छे हो ठीक, जो बेकार हो हरामखोर। मेरा समझ में? अब आइए फिफ्थ में क्या है बताइए जरा, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। हाँ, तो एक आपका पार्लियामेंट है, एक आपका स्टेट लेजिस्लेचर होगा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और एक और क्या लिखा हुआ है? कमिटीज। अब सुनिएगा ध्यान से भैया, मंत्री के बारे में पढ़ लिए, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, अब कहाँ बैठते हैं ये भी तो देख लें। तो भैया मंत्री लोग बैठते हैं संसद में, अब स्टेट लेजिस्लेचर वाला भी अपना बैठते ही हैं। अब उसके बाद अलग अलग कमिटीज। मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट जरा बताइए क्या है 6 में? सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब कि केंद्र और राज्य का संबंध, पूरा डिटेल। और सेंटर स्टेट रिलेशन में आपको कुछ लिखा हुआ वहां पे, इमरजेंसी। अब चूंकि जब इमरजेंसी लगता है तो उस समय सेंटर के पास कितना पावर हो जाता है, स्टेट के पास कितना पावर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशन में इसको हम वहां खत्म करेंगे। ठीक है, आना इधर। 7th में क्या है? जुडिशियरी, न्यायपालिका। 8 में क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत लेवल पे कैसे काम करेंगे। और 9 पे क्या है? बॉडीज होगा। ये बॉडीज में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ, मान लो CAG हुआ, अब कितने सारे जो संवैधानिक बॉडीज बनाएगा कि भाई वो रेगुलेट करेगा, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सारा उसमें आएगा, चिंता नहीं करने का। वो सारा बॉडीज हम एक तरफ यहाँ पे एक जगह पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ आ रही है क्या? तो ओवरऑल हम पूरे सेक्शंस को इन 9 थीम के पार्ट में पहले कवर करेंगे। सुनना ध्यान से, इसमें आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। दूसरी बात, अब आगे सुनना, बुक सोर्सेज। तो बुक सोर्सेज मतलब कौन सी किताब पढ़े सर, कौन सी किताब नहीं पढ़े? तो पहले एक बात बता देता हूं, सुन लो। पहले बोल चुका हूं, किताब तब पढ़ना है जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैं पढ़ा दूं, मैं आपको दे दूंगा, बोल दूंगा मैंने बोला, एक एक लाइन, एक एक पेज का पैरा आपको दे दूंगा कि ये पैरा पढ़ के आइएगा, ये लाइन पढ़ के आइएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको कोई बुक अभी नहीं लेना है, लेकिन बुक सोर्सेज में बस एक चीज दिमाग में रखिएगा, एक एनसीईआरटी 11th का बुक है, और मैंने ऑलरेडी बोल दिया कब पढ़ना है। जब मैं बोलूं, अगर पढ़ने से पहले जो पढ़ रहे हो महा बेवकूफ हो तुम, अपने आप को उस दिन अपने माथे पे घुसित कर देना कि हम सर आज से महा बेवकूफ हैं, और उसके बाद अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात बोले तो हम सी हैं। मेरे पास समझ आ रही है? बाकी हमने कुछ बोला नहीं है ठीक है, तो इस बात को जरा समझिएगा। अब इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं आईएएस के और बीपीएससी के तैयारी में लगाम जरूरी है, नॉलेज जरूरी नहीं है। अगर पीएचडी करना है तो भैया जाओ, दुनिया पूरी पड़ी हुई है, खूब पीएचडी करो, एक बार नहीं डबल पीएचडी करो। मेरे बात समझ में आ रही है? बट आप यहाँ पीएचडी करने आए कि आईएएस बनने आए? तो आईएएस बनना तो भैया लगाम जरूर, जितना चाहिए उतना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक टीचर को कितना नॉलेज है वो जरूरी नहीं कि वो एग्जाम रिजल्ट निकाल देगा, लेकिन एक स्टूडेंट निकाल सकता है। मैं इसीलिए बोला कि कनिष्क कटारिया सर हैं, तो कनिष्क कटारिया को जो टीचर पढ़ाए उन्होंने भी पेपर दिया, लेकिन मान लो उनका नहीं निकला, लेकिन कनिष्क कटारिया का रैंक 1 आ गया। तो इस बात को हमेशा जाहिर रखिएगा कि नॉलेज उसके पास ऑलरेडी ज्यादा था, जो टीचर थे उनके पास भर भर के नॉलेज था, लेकिन कनिष्क कटारिया ने उतना नॉलेज लिया जितना आईएएस की जरूरी था। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस प्रिपरेशन में खासकर स्पेशली यूपीएससी और जो बीपीएससी के प्रिपरेशन में जनरली याद रखिएगा, सिर्फ वही जीतेंगे जो अपना लगाम एकदम उसके अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं। ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसी को ऑलरेडी रिवाइज करना है, अदरवाइज अपने से कुछ नहीं पढ़ना। अभी जब तक मैं ना बोलूं तब तक कुछ नहीं, जब तक मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही आपको रिवाइज करना है। और यकीन मानिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो नोट्स आपको मिल रहा है उस नोट्स में आप उसके बाद जो किताब पढ़ोगे, अब जैसे मैं बोलूं तो मेरे नोट्स को अगर आप 3 बार रिवाइज किए हो तो पूरा लक्ष्मीकांत तो उठा लेना, बहुत सारे बुक है नाम बता दूंगा, एमपी जैन का उठा लेना, फिर और डीडी बासु का उठा लेना, फिर मैं बता देना, सुन लो ध्यान से। मैंने वही बोला, पीएचडी करना है कि एग्जाम निकालना है? ये जो नोट्स है वो नोट्स पूरा कंबाइंड है उन सब का, आप जाके पीछे देखोगे आपको लगेगा सब बात। अरे सुनो मेरी बात, तो इसलिए स्ट्रिक्टली बता दे रहा हूं, जितना बोला उतना। एनसीईआरटी का 11th का बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एक किताब को रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और दूसरा लक्ष्मीकांत में, मैं वो भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है अभी किसी को, मैं बाकायदा आपको इसका नोट्स में ही दे दूंगा आपको। तो उन सोर्सेज को सोर्सेज चाहिए कि हाँ क्या उनके लिए ये सब है कहने के लिए, क्योंकि सब ढूंढते रहते हैं सर बता दो क्या, तो खरीद कर रखिए, शोभा अच्छा देता है। लक्ष्मीकांत से कोई बुराई नहीं है, समझ, रूम में रहेगा तो कोई अच्छा, मतलब कोई बुरा बात नहीं है, स्टेटस आप लगा सकते हैं, अरे समझ में और वो आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ताकि कोई रूम में पापा भी आए तो देखो वाह बेटा लक्ष्मीकांत रखा है, अरे समझ में, और पापा एकदम मुगम्बो हुआ खुश, पापा बोलेंगे बेटा बेटी पढ़ रहा है मेरा, बाय गॉड इस बार निकाल लेगा। समझ में ध्यान से? तो प्लीज यही 2 सोर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपको बताऊं तो अभी हटा दो, और तीसरा सिर्फ मेरा नोट्स रखो बस, बाकी किसी चीज का हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और बोल रहा हूं पूरे कमिटमेंट के साथ, कोई आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो मैं दूंगा जहां पढ़ने के लिए वहां से आप पढ़ के आ जाइएगा। क्लियर यहां तक? अरे इज दैट क्लियर? इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसलिए दोबारा मेरे से कोई सोर्सेज या मटेरियल पूछा तो मैं बता रहा हूं, आप होता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन पढ़ सकता है, ये दिमाग में रखिएगा। बाकी इधर सुन लीजिएगा ध्यान से, इसके अलावा सोर्सेज अभी आपको कुछ भी ख्याल नहीं रखने, ठीक है। हेलो, ओवरऑल मैंने अभी आपको 3-4 चीजें बताई, सुन लीजिए। फर्स्ट, पॉलिटी में कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग है प्री मेंस इंटरव्यू, पूरा इस कोर्स में कंबाइंड होगा, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने बोला कि अप्रोच कैसे करेंगे, तो आपका 9 सेक्शन है, इस 9 सेक्शंस को हम रख के एक बार सबको कवर करेंगे। उसके बाद मैंने बताया सोर्सेज में कि आपको जो बुक मैंने बोला अभी कुछ लेना नहीं है, मेरे नोट्स के बाद ही जो बताऊंगा तब आपको लेना है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया था पॉलिटी का और पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटी इज द लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस इज जो है नेसेसरी टू रन द सिस्टम, तो सिस्टम को रन करने के लिए जो जरूरी है वो आपका पॉलिटिकल साइंस। यहां तक ठीक है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से रखिएगा, इधर अब इस कोर्स को कमिटमेंट में मेरे जो नोट्स हैं उस पे आप फर्स्ट पेज पे जाना आना, और फर्स्ट पेज पे नीचे कुछ लिखा होगा, जैसे मैं अपना सिद्धांत आपको बता दूं। तो पहला सिद्धांत मेरा है भैया, इधर सुन लेना, अच्छा टीचर, सुनिएगा ध्यान से, अच्छा टीचर और बुरा टीचर क्या होता है पहले बता देता हूं।
टीचर शब्द देखो ठीक है, लेकिन टीचर सारा शब्द ठीक भी नहीं है। सुनो ध्यान से, अच्छा टीचर सिंपल वो है, इधर सुन लीजिएगा, जो आपको पढ़ाए और उसके बाद उसकी जरूरत आपको ना पड़े। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा टीचर वो नहीं होता जो आपको पढ़ाए और ऐसा पढ़ाए कि आपको 2-3 साल तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए ताकि आप आते रहें और पैसा देते रहें। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको आपके लिए सेल्फ रिलायंट बना देना है। आप अपने आप खुद इतना काबिल हो जाओगे कि आप उसके बाद कहीं जाके अपना झंडा गाड़ सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो माय फर्स्ट जो मेरा एक ही मोटिव है, देखिए लाइफ में हर किसी का एक मोटिव होता है, मेरा मोटिव सिंपल ये है कि मैं हर घर घर तक इतना नॉलेज दे देना चाहता हूं कि गरीबी अपने आप ठीक हो जाए और वो इतना लायक खुद हो जाए कि वो अपना खुद संभाल ले। बाकी हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है देने को। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये होके रहेगा, यस और नो? और ये जो आपको मैं नॉलेज दूंगा वो आप नॉलेज किसी और तक पहुंचाएंगे। मैंने भी कहीं से ली, आप तक दिया, आपको दे रहा हूं, आप भी कहीं और देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? उससे बस एक का भला नहीं होगा, लाखों लोगों का भला होगा। और सच्ची बता रहा हूं, मेरे पास इसके अलावा देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। अब जरा आगे आइएगा नेक्स्ट। लेकिन मुझे भी लगता है कि इसके अलावा शायद कुछ जरूरत भी नहीं है। मेरे पास समझ में आ रही है? क्योंकि नॉलेज एक बार आपके पास हो गया तो फिर आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल्सो मतलब 100% ट्रू। अब इस कोर्स के बाद मैं जितना क्वेश्चन आपको बनाना है यूपीएससी का, पीछे का यूपीएससी का, मैं हमेशा बोल रहा हूँ यूपीएससी लेके चल रहा हूँ, पीछे का जाके 30 साल 50 साल जितना जब से यूपीएससी जब से शुरू हुआ होगा तब से आप जाके आराम से क्वेश्चन आ लेना। सिंपल बात बोला, भरोसा बस इस बात का है कि आप जाके क्वेश्चन बनाओगे, आपको खुद पता चल जाएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा। दैट्स इट। बट मैं बोलता हूँ पूरे कमिटमेंट के साथ, इस क्वेश्चन से जो मैं आपको नोट्स जो दे रहा हूँ, उस नोट से आपके पूरे 100 क्वेश्चन हैं, 80% नहीं बल्कि मैं लिखा जरूर हूँ 90% क्वेश्चन आपके पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो 10% क्वेश्चन है वो इसके बलबूते पे आप वो 10% हिट कर जाओगे। ये मेरा पूरा गारंटी है, अदरवाइज मैं फेलियर हूँ। और यकीन मानना, मैं फेल जल्दी होना चाहता नहीं हूँ और ना जल्दी हुआ हूँ। तो इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा, ये आपका पूरा सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको इसी नोट्स को भगवान में लेना है, ठीक है? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। ठीक है? तो भैया याद रखिएगा, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो भैया, सब कुछ ये नोट्स है। और अभी भी बोल रहा हूँ, इस नोट्स को जिसने 3 बार रिवाइज किया उसका रिजल्ट इंसान भी नहीं रोक सकता है, किसी और की बात ही छोड़िए। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं जरा नेक्स्ट फॉर्मेट पे। यहां तक पहले सब कुछ क्लियर है? अब जरा आइएगा आगे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा आप एक स्टेप जाते हैं अंदर। ठीक है? अब जरा समझिएगा, और ये जो आज समझ गया उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ लीजिएगा ध्यान से। इधर देखिए, पॉलिटी को ना मैं 3 कैटेगरी में भी बांट रहा हूं। सब लोग सुन रहे हो क्या? सुनना। एक पार्ट देखो, ये जो पार्ट है अभी समझना, पॉलिटी में 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। एक है फैक्चुअल, एक है वेरी डेप्थ, और एक है बीच का रास्ता। सुना इधर, इस फैक्चुअल का मतलब है मुगले आजम कब आया था, मतलब कि जीके क्या है? तो भैया ये जीके जो रट रहे हैं ये एसएससी का दे लेना, रेलवे का दे लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो पॉलिटी के लिए एसएससी और रेलवे की जरूरी है उनके लिए ये फैक्चुअल बात है। भैया सीधा सा बात है, कब आया था, कब जन्म हुआ था, कब मरेगा, यहां तक ठीक है? और इधर ये वेरी डेप्थ का मतलब है कि पीएचडी, इतना पीएचडी कर लिया बाय गॉड कि सपना में उस चलते फिरते गाते सिर्फ पॉलिटी आ रहा है। कहने का मतलब ये, इधर ना तो आपको इससे काम चलेगा ना आपका इससे। यूपीएससी और बीपीएससी यहां है। अरे मेरी बात समझ आ रही है? yes, sir. तो ये रटंत विद्या घटंत बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला है। आ रहा समझ में? तो ये जो रटंत विद्या और घटंत बुद्धियां, रेलवे स्वागत है, रेलवे भी है। और मैं बार बार बोलता हूं विथ रिस्पेक्ट, समझ में आ रही है? तो इस बात को जरा समझिएगा। अगर ये फॉर्म भरने हैं तो आप रटिए लूसेंट, जो कि 90% लोग इधर कर भी रहे हैं। यहां तक क्लियर? यूपीएससी समवेयर हियर, और इसमें आप स्टेट पीसीएस का भी मैं जोड़ दे रहा हूं, जिसमें आपका बीपीएससी इंक्लूडेड है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, पॉलिटी ऐसा पढ़ना है, जो मेरा नोट है आपका वो यहीं का है। ना तो आपको इसमें लेके जाना है
ना आपको इसमें लेके जाना है, ना तो आपको लॉयर मुझे बनाना है, ना पीएचडी होल्डर बनाना है, और ना ही मुझे आपको रटंत विद्या घटंत बुद्धि बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको क्या बनाना है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये जो नोट्स और जो पर्टिकुलर चीज मिल रहा है, ये आपको ऑलरेडी सिर्फ इस पे फोकस्ड होगा, इसके अलावा और हम कुछ नहीं जानते, ना कुछ हम समझते हैं, ना कुछ जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी इसके अलावा आपको भी कुछ जरूरत है क्या? अगर ये जाना है तो चले जाना, बाकी बोल दिया। अगर यही जाना होता तो यहाँ रुकते क्यों? तो अब इधर का आपके पास अभी ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है? बचा आपके पास, अब जरा नोट्स पे देखिएगा, गौर फरमाइएगा, पेज नंबर 2 दिख गया आपको? तो पेज नंबर 2 में मैंने कुछ वैसा ही बात समझाया हुआ है जो आपको क्लियर चमक रहा होगा। चमक रहा है क्या? अब जरा ध्यान से एक स्टेप और आगे चलते हैं, और कसम से बता रहा हूं, जिंदगी के अलग आनंद नहीं आ गए ना, और मैं बोला हूं बार बार, अगर मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितना आपको सब्जेक्ट बोला ना कि सब लोग बोलेंगे कि एक ही टीचर कैसे पढ़ा देगा, मजा आ गया क्या, हलवा है। अब इस बात को सुनना, पहली बात बोल दे रहा हूं, वैसे मेरे पास एक बहुत तगड़ा शब्द है, पहले सुनना ध्यान से। एक ही टीचर, खुद सोच के खुद से देखना कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, अभी क्या दे रहे हो आप पॉलिटी भी पढ़ोगे, आप साइंस भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आईआर पढ़ोगे, अरे पढ़ोगे नहीं? तो जब एक ही आदमी ये सब पढ़ रहा है तो एक आदमी सब पढ़ा क्यों नहीं सकता? आप सोच के देखो, आप इस बात को समझिएगा। मैंने बोला सिंपल सी बात है यार, तुम कुछ भी करोगे तो कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा। एक कहावत है, कुछ तो कहेंगे लोग। तेरी बात समझ में आ रही है? और गाना है ये बहुत, दुनिया का काम है, दुनिया का काम, अपना काम है चलते रहना, दुनिया का काम है कहना। प्लीज सुना इधर, मैं आपको पूरे कन्विक्शन के साथ यहाँ पूरा बताता हूँ। जो भी मेरा पॉलिटी पढ़ाने के बाद यू विल बी गेट एलिजिबल अप टू द पीजी एंड पीएचडी लेवल, ज्योग्राफी का भी पीजी एंड पीएचडी लेवल, देन सिमिलरली इकोनॉमिक्स का भी। उसके पीछे कारण है, बिकॉज मैंने अपने आप को तपाया है, तभी हुआ है। ये एक दिन में रातों रात नहीं आ जाता, कालिदास की तरह ऊम छू और हो गया ज्ञान। मेरी बात समझ में आ रही है? और जाके उधर कढ़ाई पे एकदम काला करके मार दिए टीका, तो उधर ब्रह्म स्थान पे ही कर दिए टीका, तो हो गया सारा ज्ञान। जाके पेज पलट लिए, सारा हो गया। टाइम लगता है। मैं आपको क्या बोला, मैं शुरू से पढ़ा हूं तभी मुझे नॉलेज आ पाया। बाकी मेरा आपको जो नोट्स मिल रहा है, मेरे जो क्लास मिल रहे हैं, उस क्लास से आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि पॉलिटी में मुझे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? बट एक बात बोल देता हूं, एक टीचर बहुत कुछ कर सकता है, जैसे एक आदमी आईएएस बनने के लिए बहुत सब्जेक्ट पढ़ता है। क्लियर है यहां तक? बाकी एक आइडिया होता है, आइडिया का प्रॉब्लम ये है, सुनिएगा ध्यान से, प्रॉब्लम ये है कि आइडिया सबको जल्दी आता नहीं है, और जब सबको जल्दी आता है तो जल्दी कोई उसको एग्जीक्यूट करता नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला, भारत ने क्या बोला, डिलीवरी डेफिसिट बोला था, तो भारत बोल तो देता है, और कर कौन लेता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपको सीक्रेट यहां रिवील करूं तो मेरा एक ही सीक्रेट है, बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अकेले इसलिए पूरा पढ़ा दूंगा, उसके पीछे एक कारण मैंने अपने आप को तपाया है, दैट इज नेसेसरी। वो तो उतना चाहिए ही था, वो मैं कर चुका हूं। जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, वो नोट्स इतना सिंप्लीफाइड है, इतना तोड़ा हुआ है कि आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जितना आप लिखोगे 1-1.5 साल में उससे पहले तक खत्म हो जाएगा। आप खुद मुझे सोच के बताओ, आईआर जितना मैं पढ़ाया हूं जितने दिनों में, अगर आपको लिखवाता तो आपको कितना टाइम लगता? अभी हो पता क्या? तो दिस इज द आइडिया। मुझे पढ़ते समय यह एहसास हो गया था कि आईएएस का तैयारी करने के लिए ये 4-5 साल लगने का कारण सिंपल ये है, क्योंकि नोट्स लिखवाए जाते हैं, और जो नोट्स दिए जाते हैं वो कॉपी पेस्ट का होता है। मेरे पास मेरी है सब कॉपी। दिल्ली में जाओगे ना, रद्दी में मिलेगा आपको 20 रुपए में केजी पर नोट्स मिलेंगे, जिसका मन चाहिए उसका ले लो। और आप लोग इधर नोट्स खरीदने के लिए रहते हैं कि विजन का नोट्स मंगा लेते हैं। भैया 20 रुपए में पूरा नोट्स मिलेंगे, तुम जाओ और जाओ, दिल्ली जाओ ना भैया, सब कैमरे बोलो, जाओ दिल्ली। 1300 रुपए दोगे ना तो तुमको पूरा स्टडी मटेरियल घर तक लेके पहुंचा देगा, तुम लो ना भैया। लेकिन वो स्टडी मटेरियल कुछ काम का नहीं है बॉस। क्या होता है, एक कोचिंग ने कॉपी पेस्ट किया, दूसरे कोचिंग ने ऊपर का रैपर हटाया, अपना लगा दिया, उसने अपना लगाया, ले जाओ भाई ले जाओ। अरे समझ में? और गधे हैं बच्चे हैं, सब दूसरे का प्रिंट करवा रहे हैं। मतलब उनको नॉलेज पता चलता है। उनको कब पता चलता है? जब अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट नहीं निकलता है ना, तब एहसास हो जाता है कि नहीं इससे कुछ होने वाला नहीं। आप क्लास ही कर लेते हैं। फालतू में सर किसी का नोट्स प्रिंट आउट करवाया जा रहा है। कौन सर है तो फलना सर है तो ठिकाना सर है, ले आइए और कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
यार इतना ही नोट्स से होना होता तो हजारों लाखों किताब ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है? प्लीज अब इस बात को समझिएगा, नोट्स आपको इजीली 20 रुपए में और दर्जन के हिसाब से दिल्ली में आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे तो फ्री में भी यहाँ पहुंचा के जाता है लोग, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो प्लीज नोट्स किसी का नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं मेरे भैया ना बने थे IPS, मेरे चाचा के ताऊ जी के लड़का के मामा के बेटा के पिता ये कुछ ज्यादा हो गया, वो भी बने थे, ठीक है। तो सर हम उनका सारा नोट्स ले लेंगे और बाइक पढ़ के निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको बेवकूफी। IAS और अरे सुन लो सब, IAS और BPSC वही बनेगा जिसकी खुद की स्ट्रेटेजी काम आएगी। हर एग्जाम, हर आदमी का जर्नी अलग होता है यार। आप ये भी तो देखो कि कौन आदमी कहां से उठ के आया है। एक आदमी था जो मछुआरा था, वो मछली मार के पढ़ रहा था। एक आदमी था जिसके पास ऑलरेडी 5 स्टार टाइप का घर था। एक आदमी वैसा था जो मेहनत करके खुद पढ़ रहा था। तो क्या तीनों के लिए सेम कंडीशन है क्या? सब अलग अलग ही नहीं। तो हर किसी की लड़ाई तो खुद से है, तो फिर दूसरे किसी का स्ट्रैटेजी तुमको कहां से काम आ जाएगा यार? मेरी बात समझ में आ रही है? और कमाल की बात IAS की तैयारी की ये है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं सच बता रहा हूं, आप पढ़ोगे मेरे से बेहतर आइडियाज आपको नए नए आ जाएंगे खुद ही। मैं सेम चीज आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसमें नया मिल जाएगा। एजुकेशन का ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मैं भी पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला, जब जब नई नई बार रीडिंग करोगे, हर बार रीडिंग करोगे, हर बार आपको नया कुछ मिल जाएगा। सोचो वो तो किताब 50-60 साल से सेम ही चल रहा है, यस और नो? और हर कोई एक नया नया आइडिया लेके नया नया डेवलपमेंट कर दे रहा है। क्यों? एजुकेशन का मीनिंग, मेरा मकसद सीधा है। देखो, मैं आपको इस काबिल बनाऊं कि आपका जो औकात है, आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है, वो खुद निखर जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए नहीं कि मैं आपको थोप दिया और आप किसी को जाके थोप दो। मैं आपको समझाऊंगा, आप जाके किसी और को समझाओगे, पता है वो कुछ और समझेगा, उसको कुछ नया वहां से मिल गया है। जबकि समझाया क्या था, सेम ही था। मेरी बात समझ आ रही है? अब इस बात को जरा दिमाग में रखिएगा, यहां तक ठीक है? अब प्लीज आते हैं थोड़ा, तो स्टडी मटेरियल उन सब का टेंशन आप हटा दीजिएगा। अब थोड़ा आगे आते हैं और आगे चीजों को समझते हैं, ठीक है? क्लियर? तो आते हैं जरा अब आपका जो थीम 1 था, क्या था आपका? तो थीम 1 अब आपने पेज नंबर 2 पे देखना है। पेज नंबर 2 पे देख रहे हो क्या? तो थीम 1 में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो हम देखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोर तो नहीं हुए? अब यार देखो, मजा आने वाला है। अभी पॉलिटी क्या है, प्यार हो जाएगा। मेरे से तो सबको अटेंशन मत लो। थीम 1 के अंदर अब क्या क्या है हम ये देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? थीम 1 के अंदर क्या क्या है उसको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो पहला आपको देखना, पहला पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लॉ। कानून आखिर जन्म लिया कहां से? जो कानून लोग देते रहते हैं, आखिर कानून आया कहां से? ठीक। दूसरा क्या है बताओ जरा? रूल ऑफ लॉ। इस सब का मीनिंग मैं बता रहा हूं कि देखो ये क्या है, ये क्या है। पहला मैंने 9 पार्ट बताया ना, तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरुआत कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो ये। यहां तक क्लियर है? तो थीम 1 के अंदर आपका है ए लॉ। थीम 1 क्या डाले थे? बेसिक्स। क्या डाले थे? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। अरे सुन रहे हो सब? और आराम से सुनना, बाय गॉड बहुत मजा आएगा आपको। दूसरा, अब तीसरा बताना रूल ऑफ लॉ के बाद क्या है? अब उसमें होगा, देखिएगा ध्यान, एक होगा वर्ड होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, और दूसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और तीसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदी में अगर बात करें तो ये है संविधानवाद, वो है संवैधानिक कानून या नियम, और ये है संविधान। अब आपको आज तक आप खाली पढ़े थे संविधान, लेकिन यहां आ गया 3। अब आप कहोगे सर क्या ला रहे हो, ये कहां से पढ़ के लाते हो? देखना इधर, फोर्थ क्या है बताइए? अब उसमें है कि भैया जो लॉ आ गया है तो इसका क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, कहां कहां बांटेंगे, कितना टाइप्स में होगा। अब प्लीज जो मैं यहां देख रहा हूं यहीं देखना, आगे प्लीज मत देखने, तो मजा नहीं आएगा मेरे मेहनत का। समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छे। अब फिफ्थ बताइए क्या है? अब आपको क्या है, एक होगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 6 में क्या है बताओ? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में आपको बहुत सारा कुछ दिखेगा भैया, पॉलिटिकल टाइप,
इकोनॉमिकल टाइप। उसके बाद आपको 6 में दिखेगा क्या, 7th में फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन स्टेट। और सुन लो इधर ध्यान से, इधर आपको ऑलरेडी एक बात बताया था कि स्टेट में जब कैपिटल हो उसका मीनिंग क्या है, कंट्री, और जब स्मॉल हो उसका मीनिंग क्या है, जैसे यूपी बिहार ये सब इसमें स्टेट हो गया, ये सब में कंट्री या नेशन बोलो, कंट्री या फिर। और सुनो, जब बीच में कोई चीज आए, पहले भी बताया था, मान लो बीच में जैसे बोले कि इंडिया इज ए स्टेट, मैंने क्या लिखा, इंडिया इज ए, तो बीच में तो हम स्मॉल लिखेंगे, तो उस समय आपको खुद ही पकड़ लेना है कि क्या है, मेरे पास समझ नहीं रही है। बाकी नियम के अकॉर्डिंग क्या है, कैपिटल एस होगा उसका मतलब कंट्री है या कोई नेशन है, और अगर स्मॉल स्टेट है मतलब राज्य है, कोई भी यूपी बिहार झारखंड। मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्लियर रखना क्योंकि आगे हर जगह आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी बात मैंने आपको बता दिया था। यस और नो? आगे अभी तक ये पार्ट क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम है। तो इसमें हम पूरा लोकसभा से लेकर सरपंच तक का मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, एक टेबल में, सिर्फ एक टेबल से आप बीपीएससी का पूरा प्री निकाल दोगे, मेरी गारंटी है। विथ वन टेबल, पूरे एक बार और रिपीट कर रहा हूं, विथ पूरे कन्विक्शन, पूरे दृढ़ता के साथ, वन टेबल विल हेल्प यू टू क्वालिफाई द बीपीएससी प्रीलिम्स, नॉट यूपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम्स। मेरी बात समझ में आ रही है, गारंटी है मेरी। बाकी इधर आना। अब ये 7th में आपको क्या है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी होगा। अब मेजोरिटी के टाइप्स क्या है और मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक होगा क्या है, उसके बाद अभी है पैसेज ऑफ लॉ, और एक होगा 4 गोल्डन रूल। ये जो है ना, सुनना ध्यान से, जो 4 गोल्डन रूल ये लाइफ का सबसे बेस्ट रूल है, जो पॉलिटी में आपको सबसे यूनिक लगेगा और पूरा पॉलिटी आपका इससे कर हो जाएगा। 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी, दिमाग एकदम आपका मस्त हो जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूं। अरे गोल्डन वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि गोल्डन शुरू से लेकर लास्ट तक गोल्डन ही गोल्डन रहेगा, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का इधर ठीक है इसमें? तो 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी, ये पूरा पार्ट हम किसमें कवर करेंगे, थीम 1 में। मेरी बात समझ में आ रही है? वापस अब ये सबसे फर्स्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ लॉ। तो मैं सबको मिटाता हूं और ओरिजिन ऑफ लॉ पे आता हूं। यहां तक मजा आ रहा है क्या? तो थीम का जो पार्ट है वो थीम 1 हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? और थीम 1 में जो बेसिक्स का पार्ट है उसके अंदर है क्या, ओरिजिन ऑफ। इधर सुन लो आप, गांव वालों और शहर वालों सब सुनते जाना जरा। अब पेज नंबर 3 पे आपको आ जाना है, लेकिन देखना नहीं है, इधर देखिएगा क्योंकि यहां बता दूंगा, उसके बाद अपने आप वो चमकेगा। अब यहां से आपका सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट। उस सारा का सारा जो पार्ट बताया हूं अभी तक, पॉलिटी का 3 चीज अभी मैंने बताया आपको। एक तो डिफरेंस बताया, मैंने बताया कैसे कवर अप करेंगे, फिर मैंने आपको उसके बाद बताया कि बुक्स और रिसोर्सेज क्या करेंगे, फिर मैंने आपको पढ़ने का भी तरीका बताया कि जब तक मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो, मेरा कोर्स खत्म नहीं हो, तब तक आपको कोई किताब। क्लियर यहां तक? तो मस्त हो जाओ अब, ठीक है, क्योंकि जीवन में आनंद अलग लेवल का आने वाला है। तो क्या है इधर, ओरिजिन ऑफ। इसका मीनिंग है कि लॉ की उत्पत्ति। बाकी कानून का जन्म हुआ कैसे, भैया ये कानून सब देते रहता है, बाई गॉड कहां से हुआ ये? इधर सुनिएगा प्लीज, समझ लीजिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग सब करते हो? जो लोग नहीं करते कोई बात नहीं, ऑफलाइन तो करते ही हैं, और मैगी चाउमीन तो खा ही लेते। सुनना, मान के चलो, छोड़ो इधर, इधर देखो, अभी ऑनलाइन का थोड़ा जमाना चल रहा है, तो आप हो भैया, सुनना, आप हो मान लो कस्टमर, चाहे कस्टमर छोड़ो, आपको बना देते हैं सिटीजन। क्या बना दिया आपको? आपको एक दिन मन किया, भाई गॉड नया फोन आया है OnePlus का, ठीक है, 9R कर्जा पे लेते हैं, विश्वास नहीं आ रही, आपके मन में इच्छाएं प्रबल हो गई और आपने सोचा कि ले लेते हैं, ठीक है, सर का फी नहीं देंगे लेकिन 9R ले लेंगे। मजाक था, आगे आते आपने अब सुनिएगा ध्यान से। अब आपने क्या किया, अब सुनना प्लीज, आपने गए, आप एकदम उतावले हो गए थे, पता ही चला था ले कहां से पैसा आ गया था, आप पागल हुए पड़े थे, भाई पैसा मन करता फेंक दे बाहर रोड पे। जब पैसा इंसान के पास आता है ना तो थोड़ा उतावलापन बढ़ जाता है, क्या ले लें क्या नहीं, वो अलग ही नशे में रहता है। एक कपड़ा लेना पड़ेगा, 3 लेके आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसी एक आदमी पे अप्लाई नहीं है, सब पे अप्लाई है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नेचुरल प्रोसेस है, अपन भी इसमें है।
लेकिन वही बात है 3-4 दिन बाद जैसे कोई भी नया चीज लेते हो ना, उसका एक्साइटमेंट होता है साइकोलॉजिकली 9 दिन, 7 से 9 दिन। जैसे आप कोई फोन लिए हो ना, 7 से 9 दिन बाद लगेगा क्या ले लिया ये समझ आ रहा है, मटर नहीं। शुरुआत का बस कितना दिन, 7। जैसे नया फोन लिए, अब नया फोन लिए तो इस बात को समझना, नया फोन लेने के बाद आप क्या करते हो पहले ऐसे करोगे, उसके बाद पहले देखोगे कैमरा ठीक काम कर रहा है, भाई ये कैमरा वही था जो ये वाला है, फोटो ही खिंचाता है इससे, अपना खींचोगे तो देखो अरे बंदर का शकल आ गया ठीक है। आप जानते हो इस क्या बोलते हैं, न्यू फीचर्स। आजकल देखे नो, इंसान आजकल जानवर बनने की कोशिश कर रहा है भाई, कोई भालू का लगा रहा है, कोई जीभ निकाला हुआ है, कोई वो, मतलब इंसान जानवर की प्रवृत्ति की तरफ होता जा रहा है, जानवर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे तो सेल्फी में अधिकतर लोग जानवर बन के अपना ले रहे हैं, ठीक है। कोई सिंह निकला हुआ है, कोई ऐसे निकला हुआ है, कोई पागल की तरह है, समझ में आ रहा है, मतलब सब कुछ चल रहा है इनमें। इधर मैं बोलना ही चाहता हूं, समझिए ध्यान से, मैं मोबाइल आपका जो मर्जी है करिए, लेकिन 6-7 दिन बाद क्या होता है, उस मोबाइल की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे नया नया जब आप लोगे ना, तो कपड़ा भी पहनोगे, अगर एक दिन उसको पूरा अरेंज करोगे बकायदा कि आयरन का इधर से उधर ना हो जाए, समझ में, उसके बाद डाल दोगे। मेरे बात समझ रहे। अगर साइकिल ले लिया या गाड़ी ले लिया, मारा पोछा उस पर, इतना पोछा मारोगे भाई गॉड, एक भी अगर आदमी ने अगर टच किया, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है। इधर आना प्लीज। सिटीजन ने जाके ऑर्डर किया अमेजोन पे फोन, क्या ऑर्डर किया, तो सिटीजन ने उसको क्या दिया, मनी। अरे क्या दिया, उसके बदले अमेजन ने इसको क्या दिया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्लस क्वालिटी प्लस टाइम मान लो, मतलब क्वालिटी अच्छा था, टाइम भी तो लगा उसमें आने में, पहुंचने में, यस और नो। यहां तक पहले ठीक है। अब देखना जरा, सिटीजन से यहां तक पहुंचे। इधर प्लीज सुनना, मान लो 2 केसेस। सिटीजन ने फोन मंगाया था, फोन डैमेज फोन मिल गया उसको, डैमेज फोन। तो अमेजन के हिसाब से एक पॉलिसी होती है कि भैया आप 5 दिन के अंदर अपने फोन आप चेंज करवा लो, हम लौटा देंगे, होता है ना। कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि आप मुझे पैसा दो, हम आपको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छा टाइप देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। कॉमर्शियल मतलब क्या, व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं, व्यापारिक। अरे सुनना, और व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट में मान लो जब अमेजोन ने फोन दे दिया खराब, तो अमेजोन ने अपना एक नियम कानून क्या बना के रखा है कि अगर 5 या 7 दिन के अंदर फोन खराब होता है तो भैया हम तुम्हारा रिप्लेस कर देंगे, यस और नो। अब जरा सोच के देखना, मान के चलो यही सेम चीज सिटीजन एक यहां पे सेम ले लो, क्या ले लो, सिटीजन। यहां ले लो आप स्टेट, और यहां कैपिटल यूज किया हूं मैं, तो कंट्री। अरे यही काम तो आप कर रहे हो, सुनना, वोट प्लस टैक्स। आपने किसको दिया, कंट्री को, यानी कि गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट ने आपको दिया सिक्योरिटी और प्लस क्या, अब जितना सारा आपको वेलफेयर डेवलपमेंट जितना सारा करना था ये आपको मिला। अरे समझ पा रहे हो क्या। तो हमने मनी जिस तरह से अमेजन को दिया, उधर यहां प्लीज सुनना, उसी तरीके से आपने देखना ध्यान से, इधर उसी तरीके से आपने इसको क्या दिया, वोट प्लस टैक्स, और आपने उसके बदले क्या मिला आपको, सिक्योरिटी प्लस। प्लीज सबको अटेंशन चाहिए, इसलिए इतना मेहनत करते हैं, नहीं तो सब सो जाते हैं तो फिर फायदा ही क्या होता। सुना इधर ध्यान से, मान लो फोन आपको अब मिल गया है डैमेज, अमेजोन वाला बोला कि 7 दिन का पॉलिसी है, हम तुमको लौटा देंगे, लेकिन लेट से अमेजोन का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, भैया फोन पहुंचा तो फोन, नहीं तो ईंट पहुंचा तो ईंट, हमको कोई पता। लेकिन अगर चूंकि इसका नियम है तो आप वापस से इस सिटीजन कस्टमर केयर के पास फोन करेगा, कस्टमर केयर को बोलेगा कि देखो भैया फोन खराब दे दी हो तुम, तो तुम इसको चेंज करके दो, क्लियर। अब जरा यहां सोचना, अगर ये अमेजोन ने मान लो नियम नहीं बनाया, सुनना ध्यान से, पहले अमेजोन ने कोई नियम, तो कस्टमर को फोन करेगा कि हमको पैसा दो या हमको क्या दो, फोन दो। कस्टमर बोला कि आप हमको 1000 दीजिए, हम बढ़िया फोन दे देंगे।
कस्टमर जो फोन उठाया है वो तो बोल सकता है ना कस्टमर केयर। क्यों? क्योंकि अमेजन के हिसाब से तो कोई नियम नहीं है। अमेजन ने अपना नियम बनाया, सुनना प्लीज और बारीकी से सुनना और आराम से। अमेजन ने ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनाया जिसके तहत आपको फोन खराब मिला है तो अमेजन उसका रिप्लेस करेगा। अमेजन ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बना। हम एक सिचुएशन समझ रहे हैं, यहां तक सब समझ रहे हो? अब ये आदमी जब कस्टमर केयर के पास मान लो फोन किया तो कस्टमर केयर तो बोलेगा ना कि एक काम करो ना, तुम 1000 दो, हम तुमको बढ़िया फोन पहुंचा देते। अरे होगा कि नहीं होगा? और हो सकता है करप्शन का कारण हो गया ही। अब सुनना ध्यान से। लेट्स से दूसरा केस, कस्टमर के पास आप फोन किए, कस्टमर बोला हमको तुम्हारा आवाज पसंद नहीं आया, हम तुमको फोन नहीं देंगे। तुम्हारा शकल हमको बंदर बनमानुस की तरह लग गया, हम नहीं देंगे। हो सकता है नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे पावर एक आदमी के हाथ में चला गया। जो कस्टमर से जिससे आप बात कर रहे हो, पावर तो उसी के पास है ना। अब दूसरा, अमेजन ने अब नियम बनाया है कि 5 दिन के अंदर हर हाल में आपको रिप्लेस मिलेगा। तो अब आप कस्टमर के पास फोन करोगे तो कस्टमर का मजाल है कि बोलेगा 1000 दो और हम तुमको पहुंचा देते हैं। अरे बोलेगा क्या? तो वो नियम क्या बनाया किसने? अमेजन ने। वो क्या है? लॉ। तो लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी? सुनो, क्योंकि जब फोन हमको खराब मिला तो हम आखिर अपना दुखड़ा रोए कहां? और प्लीज सुनना, और उस नियम की वजह से अमेजन बाध्य है कि उसको फोन रिटर्न करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसने एक लॉ बनाया है, एक नियम के तहत हम सब जुड़े हुए हैं। यहां तक समझ पा रहे हैं? इधर इधर आना, इधर। सेम चीज, मान लो किसी सिटीजन ने चोरी करी है या किसी ने मर्डर कर दिया। क्या किया? आपने अपना वोट प्लस टैक्स किसको दिया है? इसको। जैसे आप अपने गली में मोहल्ले में हो, आप क्या बोलते हो? देख भैया हम तुमको महीने का सैलरी देंगे, तुम गार्ड का काम, सिक्योरिटी का काम करो और हमारी रक्षा करो। बोला आपने? सेम काम अपने गवर्नमेंट को वोट दिया, टैक्स दिया और बोला कि अब हमको जो सुख सुविधा है वो तुम ध्यान रखो, हम तुमको अपना वोट प्लस टैक्स देंगे। लेट से किसी सिटीजन ने चोरी या मर्डर कर दिया, किडनैप कर लिया। अब जरा सोचना ध्यान से, गलती सिटीजन ने करी, सेम गलती, इधर सुनना प्लीज, सभी लोग सुन रहे हो? सुनना, सेम गलती सरकार ने किया। सरकार बोली आज से कोई भी आदमी पढ़ने नहीं जाएगा। मान लो सरकार ने क्या बोला? आज से कोई आदमी पढ़ने नहीं जाएगा। तो क्या आप खुश हो जाओगे? नहीं। लेकिन अगर एक नियम बना हुआ है कि हर किसी को पढ़ने जाना है, एक नियम बना हुआ है कि हर किसी को पढ़ने जाना है, आप सोच के देखो हमें लॉ का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि सिटीजन भी मिसबिहेव कर सकता है, वो भी कुछ चोरी किडनैपिंग कर सकता है और गवर्नमेंट भी कर सकती है। यस और नो? या गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ जबरदस्ती भी कर सकती है। याद रखना, इधर सुनना, अरे सुनना प्लीज। जब किसी एक इंसान के हाथ में पूरा पावर चाहे तो इस बात की गारंटी है कि उसको मिसबिहेव कर सकता है। यस और नो? एक फेवरेट कोटेशन है, एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर किसी एक ही आदमी के हाथ में पूरी की पूरी पावर चली गई तो करप्शन वहां पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? अब जैसे तानाशाह, अरे सुनना प्लीज, जैसे तानाशाह जानते हो? आप कितना कमाल का चीज बताऊंगा। तो तानाशाह में क्या एक सैनिक के पास पूरा पावर चला गया? अब आर्मी के पास पावर चला गया, आर्मी वही देखो पाकिस्तान का क्या हाल है। वहां पे क्या है? तानाशाही तो है। आपको आगे पढ़ाऊंगा, म्यांमार का सेम हाल है। जहां पे किसी एक आदमी के हाथ में पावर जाएगा वहां पे चांसेस खत्म। और प्लीज समझना, अब इधर हमारा जिस तरीके से यहां कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था, सरकार के साथ हमारा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अरे सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? कि भैया हम तुमको वोट प्लस टैक्स देना है, तुम्हारा सामाजिक दायित्व तो बनता है कि तुम हमको क्या करो? सिक्योरिटी और वेलफेयर दो। यस और नो? यहां तक ठीक? पक्का? अब जरा पेज नंबर वहां देखो 3 पे, जल्दी से पेज नंबर 3 पे देखो। अब जो पेज नंबर 3 पे देख रहे हो ध्यान से, तो क्या आपको समझ आ रहा है सब कुछ? लेकिन उसमें अब एक नया टर्म आएगा। एक टर्म है गिव एंड टेक का। उस गिव एंड टेक का है क्विड प्रो क्यूओ। हालांकि इसमें आपको इसका मीनिंग होता है, चिंता मत करना। देखो इधर इधर देखिए एक बार और। लेकिन लॉ हमने बोला कि लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी? ताकि सुनो, सरकार भी एक सिस्टम से चले और सिटीजन भी एक सिस्टम से चले। मेरी बात समझ में? नहीं तो सब सोचो कोई अगर नियम कानून ही नहीं है, अपने मर्जी से सब चल रहे हैं।
तो कभी भी कोई सिस्टम में अच्छा चल पाएगा क्या? सरकार अपना अलग ही नशे में चल रहा है, सिटीजन जिसको मन उसको थप्पड़ मार दे रहा है, कोई नियम कानून नहीं है, तो सिस्टम रन कर पाएगा? ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझते जाना अभी। तो इसके वजह से दिमाग में रखिएगा कि कहीं ना कहीं हमारा स्टेट के साथ क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और हमें लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए ताकि हम स्टेट को यानी कि सरकार को, देश को और सिटीजन्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से लेके चल सके। मेरी बात समझ में आ रही है? एक तरीके से, एक नियम से, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। यहां तक ठीक है? ठीक है यहां तक? अब आना वहां पे पेज नंबर पे। अब मैंने एक वर्ड वहां जो लिखा है क्विड प्रो क्यू, इसका मतलब होता है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मतलब क्या हुआ? हमने इसको गिव किया क्या, वोट प्लस टैक्स, इसने हमको क्या दिया, सिक्योरिटी प्लस वेलफेयर। अमेजन पे सोचोगे सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, सुरक्षा, वेलफेयर मतलब क्या, आपका विकास और जो आपको जरूरत है। सेम सिटीजन ने भी तो ये काम किया था, मनी दिया था इसको, और इसने, अमेजन ने इसको क्या दिया, प्रोडक्ट दिया। तो गिव एंड टेक यहां चल रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। आ रही समझ में? यहां तक? अब जरा आना नीचे, अब वहां नोट्स में देखना एक एक चीज कितना क्लियर लिखा हुआ है। राइट में देखना, मान लीजिए कि फोन डैमेज था, दिख रहा है सब, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, अब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अब जरा नीचे आना, इस पे सिटीजन दिख रहा है, सिक्योरिटी प्लस वेलफेयर दिख रहा है, मैंने नीचे लिखा है, देखिए मान लीजिए सिटीजन ने चोरी किया, सिटीजन ने चोरी किया, देन स्टेट हैज सम गाइडलाइंस, ताकि उसको पनिशमेंट दिया जाए। अगर सोचो कोई कानून नहीं रहता तो सिटीजन मन मर्जी कुछ भी करता, लेकिन एक कानून बना कि अगर तुमने चोरी किया है तो तुमको भैया इतने साल की सजा होगी, या इतने कोड़े मारे जाएंगे, या ये हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आना जरा नेक्स्ट इधर। इसलिए यहां से लॉ का ओरिजिन हुआ। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, ओरिजिन ऑफ लॉ। तो उत्पत्ति कैसे हुआ, ताकि हम सुचारू रूप से कर सके, अदरवाइज मनमर्जी सब करना शुरू कर दें तो कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं। यहां तक समझ में आ रहा है? तो लॉ का जन्म यहां हुआ, ओरिजिन ऑफ लॉ। जब कोई आदमी मिसबिहेव करे, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो स्टेट हो। मेरे बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद जरा आओ आगे नीचे। लॉ सुनना ध्यान से, मैंने एक वर्ड यूज किया है, लॉ इज ए स्पीड ब्रेकर। क्या यूज किया है? अरे एक बार जोर से बोलना, यस। सभी बोलना एक बार यस जोर से। मैं बोल एक बार जोर से बोलो यस। अब सुनना, लॉ इज, मैंने बोला स्पीड ब्रेकर। इधर 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 इधर, अब इधर देखना, मजा आएगा आपको, प्यार होगा पॉलिटिक्स से। सुनना, सच्ची बता रहा हूं। स्पीड ब्रेकर तो समझते हैं सब? स्पीड ब्रेकर होता है कि कोई खूब तेज आ रहा है तो उसको भैया ब्रेक लगाना पड़ जाए, तो उसका स्पीड हो गया ब्रेक, मतलब जिस रिदम से आ रहा था, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। जैसे गांव में होते हैं चौनिया छाप, अठनिया छाप वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद टिनैया हीरो, एक वर्ड यूज होता है। अरे समझ में? देखा जाता डैश के दमाद। अब सुनो इधर 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 इधर, मैंने कुछ नहीं बोला है, आप इधर देखिएगा। भाई वो लोग का अलग नशा भी होता है। गाड़ी जब ना वो लोग किसी को आराम से चला रहे थे, जब किसी को देख लेंगे, खास कर कोई लड़की उड़की को देख लिए, एकदम से उड़ा दिया। अरे समझ में? भाई पता नहीं उसको क्या हो गया। उसके बाद जब गिर जाएगा ना लड़के के सामने, कुछ नहीं हुआ, और उधर जाएगा, अरे वाह सामने किसी के गिरा, सामने में हमनी के कुछ होए वाला, मर्द के दर्द हो गया। खूब डायलॉग बाजी कर देगा, मतलब मर्द को दर्द होता है। वही बोला, मर्द को दर्द नहीं होता होगा मान लिया, लेकिन ठंड लगता है भाई। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, 4-5 लोगों के सामने गिरता है एकदम टाइट रहता है, वो पूरा एकदम चौड़ गया, सलमान खान की तरह चौड़ जाएगा। उधर जैसी जाएगा देखता रहे कितने कितने लागल। तो जो उसके साथ वो बोलेगा, तो हगो चिल्ला गए, तो चिल्ला गए, भाई तू चल डॉक्टर के पास, नहीं तो बेटा तुमको हो जाएगा टेटनस। ऐसा होता है, इसलिए बोलता हूं शो ऑफ नहीं करिए, नहीं तो भैया झटका लगता है। बाकी इधर आइएगा जरा, इधर सुन रहे सब? अब इसके बाद मैंने बोला ओरिजिन ऑफ लॉ, कानून इसलिए उत्पत्ति हुआ कि यही लोग जो स्पीड ब्रेकर, हमने बोला कि लॉ क्या है, स्पीड ब्रेकर है। आप सोच के देखना, स्पीड को हमने क्या किया, ब्रेक। इधर इधर देखना, कोई कानून अगर बनाना है, ठीक है,
तो सिटीजन जो सोच के देखो, जो अपनी मर्जी सब कुछ करना चाहता था, लॉ ने उसको रोक दिया। रोक दिया कि नहीं रोक दिया? बेटा औकात में रहो। अरे समझ में, जैसे किसी ने गूगल पे सर्च किया हाउ टू मेक कोरोना वैक्सीन एट होम, ठीक है? कोरोना वैक्सीन घर पे कैसे बनाए। फिर किसी ने एक बोला हाउ टू कंट्रोल माई वाइफ, तो उधर से जवाब आया औकात में रह के सर्च करो। गूगल ने जवाब दिया औकात में रह के सर्च कीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इधर आइएगा याद होगी। अब इसका कनेक्शन इधर बनाते हैं, इधर देखिएगा। स्पीड ब्रेकर में सिटीजन भी थोड़ा सा रुक गया, और अगर सरकार मर्जी करेगी तो सिटीजन भी कुछ ना कुछ करेंगे। ये लॉ जो है उसको, जैसे सरकार ने जो मर्जी किया, लॉ ने उसको रोक दिया कि नहीं बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लॉ में ऐसा डिसाइड नहीं है। तो लॉ इज अ स्पीड ब्रेकर। तो लॉ स्पीड ब्रेक जरूर करता है। इसमें कोई दिक्कत है कि आपको? एक एक कम समझते रहना। हेलो, हमने अभी समझा कि ऑरिजिन ऑफ लॉ हुआ कैसे, यानी कि कानून की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, कानून की उत्पत्ति के बाद अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि लॉ एक स्पीड ब्रेकर है। लॉ क्या है? आगे ना जरा नेक्स्ट। उसके बाद देखना होगा, इसका मतलब लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बट प्रश्न ये है कि आखिर लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। सुनो ध्यान से, इधर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कानून इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कानून इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो फिर ये सब तो सब अपनी मन मर्जी करेंगे। यस और नो? बट बात ये है कि कानून भाई इंपॉर्टेंट है तो कितना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, नाप तोल के, कि 1 किलो कि 2 किलो कि 3 किलो। मेरी बात समझ में आ रही है? आखिर कितना है? तो जरा आइएगा और देखिएगा आगे। अभी तक आप क्या समझ चुके हो? ओरिजिन ऑफ लॉ। अरे ओरिजिन ऑफ लॉ क्या मतलब, क्या समझ रहे हो? मतलब कानून, आखिर कानून की उत्पत्ति हुई कैसे, कानून की जरूरत पड़ी कैसे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे आपने अपने घर में कोई सर्वेंट रखा था, आपने उसको बोला देख भाई मैं तेरे को 200 रुपए देता हूं, तो सब्जी ले लियो, चावल ले लियो, सब कुछ ले लियो। हो गया, 200 रुपए का दिए थे, 50 रुपए पॉकेट में डाल दिया, 150 रुपए लेके आया। तो आप बोलोगे ना देख भाई तुमने तो बता ईमानदारी का हद तोड़ दिया तुमने। तो ईमानदारी क्या है? नियम, कि आपको ईमानदार होना चाहिए। यस और नो? लेकिन आप निकले महान डैश डैश, अब आप निकले हरामखोर। तो आपने रूल क्या किया? ब्रेक। तो मालिक बोलेगा खोपचे में ले जाएगा। समझ में आ रहा है? और 2-3 चमाटा। अब भैया या तो आप 50 रुपया दोगे या फिर आप सही बोलोगे, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम गलती करना चाहोगे क्या? फिर बोलोगे फिर जाऊंगा, फिर ले जाएगा ये, फिर मारेगा। लॉ ने आपको बांध दिया। लेकिन अब लॉ यहाँ पे तो समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो आदमी सही हो गया, लेकिन अब कितना? तो देखना 2 चॉइस, वहां देखना 2 चॉइस आपके पास है। प्लीज समझिएगा कि लॉ आखिर कितना इंपॉर्टेंट है। 2 चॉइसेस में एक है ये, एक रूल ऑफ लॉ दिखेगा आपको, मैन दिखेगा। सुनना इधर, 2 चॉइसेस में है, एक है रूल ऑफ लॉ और एक है रूल ऑफ मैन। जरा ध्यान से गौर फरमाना, रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ, अरे सुन रहे इधर, बोर तो नहीं हो रहा यार? मजा आ रहा है? क्वालिटी में कुछ आ रहा है मजा? इधर देखना, इधर ये है रूल ऑफ मैन। मतलब कि जब सारा पावर किसी एक आदमी को हो, मतलब सारा पावर किसके पास है? सिर्फ सरकार के पास। यही है रूल ऑफ मैन। आदमी मतलब मोदी जी को सारा पावर दे दिया गया कि मोदी जी जो मन है आप करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां है रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ ग्रेटर देन पीपल। लॉ किससे बड़ा है? और यहां मैन बड़ा है किससे? लॉ से। मतलब हमारे पास 2 ऐसे। मैंने बोला कि अभी पहले फाइन, अरे सुन रहे सब, एक एक चीज अभी तक समझना। हमने कोशिश किया है, देखते में जा रहा हूं, समझते जाना। अब एक एक चीज आराम आराम से जाएंगे, मतलब बिल्कुल मजे से। हमने बोला हमारे पास 2 चॉइस है, या तो लॉ आदमी से बड़ा होगा या आदमी लॉ से। बट समझना, लॉ ग्रेटर देन पीपल का मीनिंग है कि पीपल वो लोग जिसने लॉ को बनाया। मान लो लॉ भी तो आदमी ने ही बनाया। अरे समझ में आ रहे हो? तो कानून अगर आदमी ने बनाया है तो फिर कानून आदमी से बड़ा कैसे हो गया? एंड दूसरा इसलिए बोला समझ में, तो हमारे पास अभी 2 चॉइस है, एक या तो लॉ ग्रेटर देन पीपल हु मेक्स द लॉ, एंड या फिर मैन ग्रेटर देन लॉ। 2 चॉइस है। अब हम समझेंगे ध्यान से, इधर सोचना ध्यान से। ये दोनों पार्ट पहले क्लियर है।
अभी तक हम यहां तक है कि ओरिजिन ऑफ लॉ हो चुका है। ओरिजिन ऑफ लॉ के बाद हमको ये बात पता चल गया कि लॉ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नहीं तो समाज या सोसाइटी या सिस्टम ठीक चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास दो चॉइस, या तो हम पावर लॉ को ज्यादा दें या हम पावर आदमी में ज्यादा दें। तो दोनों का कुछ ना कुछ फायदा कुछ ना कुछ नुकसान। आप समझ पा रहे हो क्या? अब जरा आना वहां पे, आप देखोगे नीचे देखना, इस बात को समझना जरा। अगर लास्टली एक बात समझोगे ना, ध्यान से गौर फरमाना, पहले लास्टली एक बात समझोगे तो सिंपल एक कंक्लूजन ये होगा। देखो फाइनली अगर बात करेंगे ना तो बड़ा आपका कानूनी हो जाएगा, इस बात को समझना। फाइनली अगर बात करें तो जरा वहां नीचे देखना क्या लिखा है, पेज नंबर 3 है ना, 3 पे नीचे देखो क्या लिखा है। लास्टली तो हम लॉ को ही ग्रेट मानेंगे, बट इन दोनों का कुछ फायदा है एंड कुछ नुकसान भी है। बट हम देखो लॉ को क्यों ग्रेट मानेंगे अभी समझ में आएगा पहले आपको, बट अभी समझिए दोनों का क्या है फायदा और नुकसान। अब प्लीज इसको बारीकी से समझिएगा। मतलब हमने पावर किसको सबसे ज्यादा दिया है? लॉ मतलब क्या? कानून। और यहां पावर हमने किसको ज्यादा दिया है? मैन ने। क्या तो समझ में आ रहा है? इसका फायदा देखिए इधर, प्रोज, प्रोज मतलब फायदा, और कॉन्स मतलब होता है कि नुकसान, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो जब मैं प्रोज बोलूं मतलब फायदा समझना, कॉन्स बोलूं तो नुकसान। और नोट्स में चिंता मत करो, उतना नीचे लेवल तक लिखा हुआ है कि आपको कुछ मतलब दिमागी ले मतलब समझ में आ रहा है आपको। आप देखोगे तो प्रोज का भी हिंदी लिखा हुआ है, कॉन्स का भी हिंदी लिखा हुआ है, यस और नो? आप कोई बोलेगा कि सर आप ईमानदारी से बोलना, जो नोट्स है इसके बाद कुछ आपको लग रहा है कि आपको लिखना पड़ेगा उसमें? अब इधर देखना जरा, अब उसके बाद भी लिखने का तो फिर बोलना मेरे को। इधर देखिएगा, प्रोज मतलब क्या? फायदा, और फिर इसका भी प्रोज मतलब दोनों का फायदा और नुकसान देखेंगे। इधर देखना, अभी मैंने बोला लॉ क्या करता है, सुनना, रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब आदमी को क्या रिस्ट्रिक्ट मतलब कंट्रोल में रखता है, मनमर्जी होने नहीं देता है। तो स्पीड इसका स्लो होगा कि नहीं होगा? अगर सरकार भी मान लो कोई जल्दीबाजी में कुछ भी फैसला लाना चाहती है तो जल्दी ले पाएगी वो? नहीं, क्योंकि कानून उसको रोकेगा, नहीं बेटा औकात में इतना जल्दीबाजी ठीक नहीं है। तो जरा वहां देखो, पहला एक आपको फर्स्ट एक मिलेगा उसमें स्टेबल। क्या मिलेगा? स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है शांति। मतलब जल्दी आप कोई चीज चेंज करना चाहोगे तो कर पाओगे क्या? भाई क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि कानून को आपने ज्यादा पावर दिया है। अरे कानून को ज्यादा दिया है तो कानून इतना जल्दी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। अब सोचना, अगर सिर्फ एक आदमी के हाथ में पावर है, और एक मजेदार चीज बताने वाला हूं आपको, जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया वही हमको फॉलो नहीं करता है। सुनना, एक आदमी के हाथ में पावर दिया आपने, आदमी जो मर्जी कर लेगा, जैसे नरेंद्र मोदी बोलेगा ठीक है। तो यहां पे एक बात तो है कि स्पीड तो जरूर फास्ट होगा, फास्ट होगा ना। जैसे कुछ भी करना चाहता है कि नहीं, आज से सरकार, जैसे सरकार बोली कि आज से आप सबको बाइक मिलेगा, तो सारा पावर तो एक ही आदमी के हाथ में था, उसने बोला सारा काम हो गया, यस और नो? लेकिन अगर कानून कोई बात करता तो कुछ लोगों तक पास कराना पड़ता, फिर कुछ लोग हाँ बोलते कुछ लोग ना बोलते, यस और नो? तो स्पीड कहीं ना कहीं फास्ट किसका है? जब पावर आप किसी एक आदमी को दोगे तब। लेकिन जब पावर अगर कानून में दोगे तो स्पीड क्या होगा? स्लो। यहां तक पहले समझ आ रहा है सबको? पक्का? अब जरा आना आगे, उसके बाद दूसरा देखना, इधर इधर। अब उसका हम थोड़ा नुकसान देखेंगे। क्या देखेंगे? नुकसान। समझिएगा इधर। तो नुकसान मतलब कौन मान लिए देखते हैं। कौन मतलब क्या है? नुकसान। एक और बात, ये फास्ट है, जितना जल्दी ले सकता है उतना ही जल्दी आदमी इस नियम को बदल है। बोला आज है कल सुबह उठ नहीं है। अब सुबह में जैसे बोल दिए, रात में बोल दिया कि अब आपको आज से पेट्रोल का दाम बढ़ गया। सुबह आप उठे बोला पेट्रोल का दाम घट गया। अब लोग क्या हो रहा है, ये मेरी बात समझ में आ रही है? बट वो आदमी है, उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर दे रहा है। लेकिन लॉ में इतना जल्दी हो पाएगा क्या? नहीं। अब सुनेगा इधर, कॉन्स, भाई इसका तो मिसयूज भी कर सकता है ना आदमी। ये एक आदमी के हाथ में जब पावर है तो मिसयूज नहीं कर सकता क्या? कर ही सकता है, जो मर्जी वैसा नियम फालतू में लगा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको मिसयूज भी हो सकता है या अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली। गाली मतलब यहाँ पे मतलब इस बात का है कि आपने पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ आ रही है सबको? तो इसमें घाटा और फायदा समझ में है? तो इसमें तेरा घाटा मेरा भी कुछ नहीं जाता। अब देखना इधर, इधर
इसका थोड़ा कॉन्स देख लो, इसका नुकसान क्या लिखा हुआ है जरा देखो। एक तो लिखा हुआ है स्लो, दूसरा क्या लिखा हुआ है टफ टू चेंज। भैया आप अगर सोचोगे कि हम उठ के सुबह में चेंज कर दें तो कर दोगे क्या? तो भैया एक तो प्रोसेस इसका स्लो है ही, दूसरा क्या है टफ टू चेंज, क्योंकि फिर आपको वही झंझट, पहले संसद में पास कराओ, फिर उससे पास कराना, फिर उससे आ रहा है समझ में? तो एक बात समझ, इधर दोनों के कुछ फायदे और नुकसान हैं। एक क्या है रूल ऑफ लॉ और एक क्या है रूल ऑफ मैन। तो रूल ऑफ लॉ में आपने क्या लॉ को ज्यादा पावर दिया तब कुछ फायदे नुकसान आपको दिखे, और जब आपने मैन को ज्यादा पावर दिया तब कुछ फायदा नुकसान दिखे। पहले यहां तक बोलो ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पक्का? तो अभी तक ओरिजिन ऑफ लॉ हो गया, उसके बाद ओरिजिन ऑफ लॉ के बाद अभी दो चीज हमने क्लियर कर दिया, रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ मैन। हमारे पास दो पावर समझ में आ गया कि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉ आखिर इंपॉर्टेंट है तो किसको कितना पावर दें, किसको कितना नहीं दें, ताकि हमारा सिस्टम ठीक से चल सके। यहां तक क्लियर? तो एक है रूल ऑफ लॉ, एक है रूल ऑफ मैन। अब जरा आगे आना, आगे पेज नंबर आप अपने 4 पे आना, पेज नंबर 4 थोड़ा सा उसमें आगे बड़ी मजा आएगा आपको। मतलब पॉलिटी में क्या क्या होता है आप सोच के देखना, आपको मतलब लगेगा कि अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या। अब जरा इधर देखना, इधर मैंने एक वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये सब आप याद, ये सब कोटेशन है बड़े बड़े लोगों के। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली मतलब आपको सिर्फ पावर है तो आप उसको करप्ट जरूर ही कर दोगे पूरा सिस्टम को। सुनना ध्यान से, यहां तक ठीक है? इधर 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 अगर आप मान लो डीएम हो, सुनना ध्यान से, क्या हो आप? तो आप बोलोगे हम मालिक हैं, डीएम जिला के मालिक हैं। अब सुनना ध्यान से, भाई मालिक है ठीक है, लेकिन अगर डीएम ने जो भी काम किया, मान लीजिए लॉकडाउन अभी था, डीएम ने कर दिया लॉकडाउन, मान लीजिए, सुनिएगा ध्यान से, तो डीएम क्या अपने मर्जी से कर दिया? क्योंकि कानून ऐसा पावर देता है डीएम को कि देख भाई, पहले मेरी बात समझ पा रहे हो सब? समझना यार, बहुत देव था ये, कोई नहीं बताएगा अभी, समझना। डीएम ने बोला कि हम कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जहां ज्यादा कोरोना के मरीज है वहां पे हम उसको घेर घार के वहां पे। तो डीएम क्या सुबह उठा, उसका मन किया तो कर दिया हो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक नियम है, उस नियम के तहत डीएम को यह पावर दिया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं। हेलो, तो बड़ा यहां लॉ हुआ कि मैन हुआ? लॉ बड़ा हुआ ना, बिकॉज आप डीएम हो इसलिए कुछ कर रहे हो नहीं, क्योंकि लॉ ने आपको पावर दिया है तब आप कुछ कर पा रहे हो, नहीं तो आपको घंटा। इस बात समझ में आ रही है? अगर कानूनी नहीं रहता तो फिर डीएम गाएगा। अरे समझ पा रहे हो आप? अपनी बत्ती दिमाग की ना ऐसे भी अब खुल जानी है आपकी, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे आपको खुल जाएगा। अब इधर लॉ को हमने ग्रेट माना, किससे? मैन से। अब सोच के देखो, अगर डीएम को सारा पावर दे दिए रहते तो डीएम भी तो मन मर्जी कुछ भी कर लेता जिले में, यस और नो? लेकिन हमने लॉ से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और हमने क्या किया? जो लॉ में बोला गया वही आपने किया। और याद करो, मैं फर्स्ट डे से आपको एक बात बोल रहा हूँ कि जब आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एक ही बात याद रखना, आपके लिए लॉ से बड़ा और कुछ भी नहीं है। बोल रहा हूं मैं बहुत पहले से कि सिर्फ आप ये रखना क्या गलत है क्या सही है हमें पता भैया नहीं है। ऑफिसर बनने तक आपके लिए सिर्फ बड़ा सर्वोपरि लॉ है, और लॉ के ऊपर टिक के रहना है आपको। लॉ बोल रहा है अगर नियम के अकॉर्डिंग कि आप आईपीएस हो, आपको उस जगह पे नहीं जाना है, भले ही क्राइम हो रहा हो, मान लो सपोज दैट, तो आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग आपको वहां नहीं जाना। अरे समझ में आ रहा है? इसीलिए हाथ जोड़ के बार बार ये विनती है, इंटरव्यू तक दिमाग में इस खोपड़ी में यही बैठा के रखिएगा कि आपके लिए सिर्फ बड़ा क्या है? लॉ। जो आपका अच्छा बुरा और आप क्या महसूस करते हैं रखिएगा उधर साइड में, वो जब आप बन जाइएगा ना तब सोचिएगा कि अच्छा बुरा क्या है। समझ में आ रहा है? अभी सिंपल सा बात, अभी इतना क्या सोचना, अभी भैया हमको ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनने के लिए जो चाहिए हम क्वालिटी डेवलप करेंगे, दैट्स इट। फिर बात समझ मेरी है? ये नहीं कि कोई बोलेगा समाज का नहीं देखो सर एक ही आदमी है अकेले कैसे पढ़ा देंगे, नहीं तो आप सोचोगे कि अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अब बस ये सोचो अभी ऑफिसर बनना है, ये आदमी दे रहा है, ले निकले। आप इन बात समझ रहे हो? यही इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑफिसर की जो क्वालिटी है वो डेवलप करिए। आप ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं है, आपको क्या फील हो रहा है, किसी को क्या फील हो। सर हमको अंडा खाने का मन नहीं करता। अरे भाई नहीं करता है तो इसमें तुम क्या हो गया, लेकिन कानून बोल रहा है कि तुमको अंडा खाना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम जॉब छोड़ दो या फिर तुम क्या करो, यही ऑप्शन है। क्योंकि लॉ में आप बोले ना कुछ लोग रिजाइन कर देते हैं, तो रिजाइन क्यों किए भाई? यही किए क्योंकि हम बन तो गए, लेकिन बनने के बाद जाके पता चला कि मेरा अंतःकरण अलाउ नहीं कर रहा इस काम को, तो हम रिजाइन कर दिए।
आ रहे समझ में? अब कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि देखो पापी आदमी मीट खा लिया, बोल देते कुछ लोग पापी है, नरक है, ये है। अरे भाई उसकी मर्जी, मेरे पास समझ में आ रही है? अब कोई धर्म का आदमी बोलता है कि हमारे धर्म में ये है कि हम ये पहनेंगे, तो भाई धर्म का है तो उसको रहने दो, उसका नियम। बाकी कानून भी अगर यही बात बोलता है, याद रखिएगा, मैंने पहले बोला है, अभी भी बोल दे रहा हूं, धर्म से कहीं बहुत बड़ा कानून है। मैंने बोला ना, कानून सबसे बड़ा है। ट्रिपल तलाक पहले चलता था, लेकिन कानून ने क्या बोला कि ट्रिपल तलाक अब नहीं चलेगा। तो अब आपका धर्म गया तेल लेने। मेरी बात समझे? आप सुने ध्यान से। अब यहाँ पर प्लीज आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रूल ऑफ मैन ज्यादा बड़ा है कि रूल ऑफ लॉ बड़ा है। यही बात तो अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि लास्टली रूल ऑफ लॉ ही आएगा, क्योंकि वही रिस्ट्रिक्ट करता है। क्योंकि एक आदमी के हाथ में पावर गया तो डीएम कुछ भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा नीचे, अरे मजा आ रहा है क्या? एक बार जोर से बोलना। अब जरा गया ना, नेक्स्ट। अब देखना, सो मैंने लिखा है लॉ इज टू गवर्न द गवर्नमेंट। तो कानून इसलिए, सुनो, तो कानून क्यों बनाया गया? ताकि इधर से सुन लो, पहले सुन लो तब उधर देखना प्लीज। जब बोलूं उधर देखने को तब, नहीं तो इधर। कानून किस लिए बनाया गया? टू गवर्न द गवर्नमेंट। और सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं भाई, नागरिक को भी तो कानून के हिसाब से चलना है, या सुनो? ऐसा थोड़ी नागरिक खुला सांड की तरह घूम रहा है, पकड़ के पीटेगा। इधर देखना, तो जो लॉ इज टू गवर्न द गवर्नमेंट, सरकार चलाने के लिए, प्लस सुनना सिटीजन, और तीसरा इन दोनों के बीच में रिलेशन कायम करने के लिए कि गवर्नमेंट और सिटीजन ठीक ढंग से चल सके। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कानून सिर्फ गवर्नमेंट को चलाने के लिए है क्या? तो जिनके भी मत बोलना। पहला सिटीजन को भी चलाने के लिए, गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए, और तीसरा इन तीनों के बीच का रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। ताकि ऐसा कानून आप बनाओ ताकि सिटीजन और गवर्नमेंट का बना रहे, कोई विद्रोह ना करे, कोई आक्रमण ना करे, कोई कुछ ना करे, हम वैसा कानून बना के रखे। अरे समझ आ रहे हैं यहां तक? अभी कुछ नस थोड़ा आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिमाग थोड़ा एक लेवल अप हो रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या? अगर जब फील हो तभी बर्बाद, नहीं तो भैया पॉलिटिक्स सब पढ़ के आए, यस और नो? गलत की सही? सुना ध्यान से। और कोई कोई तो 2-2 साल पढ़ के आए पूरा खाली पॉलिटी पढ़ा है। बाई गॉड, इतने मोटे 4 कॉपी हो गए। रिवीजन करने जाता है तो उसके बाद फिर जाता है, एक बार और घूम के आता है, तभी रिवाइज नहीं होता। सुनना ध्यान से, लॉ गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए, सिटीजन को भी चलाने के लिए, और दोनों के बीच में रिलेशन कायम करने के लिए बनाया गया। यहां तक समझ में आया? तो सोचो जरा, लॉ को हम लोग जन्म भी दे दिए। लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मैन, वो भी देखे, दोनों का बेनिफिट, दोनों का नुकसान देखे। उसके बाद हम बता रहे हैं कि आखिरी बार लॉ फाइनली बड़ा हो गया ताकि तीनों को आराम से कंबाइंडली चला सके। यहां तक क्लियर है? आना आगे, मजा तो अब आने वाला है। सुनो इधर, यहां तक आ गए क्या आप? बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या चाहते हैं बेसिकली, सुनो, हमने अगर इधर देखना, हमने अगर वोट और टैक्स अगर सरकार को दिया है तो हम इस बात को तो चाहेंगे कि सरकार उसका इस्तेमाल सही करे, यस और नो? तो ज्यादातर जो लॉ बनाया जाता है इसलिए ताकि सरकार को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जा सके, क्योंकि पावर तो आप सबसे ज्यादा उसी को दे रहे हो ना, यस और नो? तो लॉ अगर ऐसा नहीं रहा तो भैया उसके बाद तो सरकार जो तबाही मचाएगा वो तो हो गया फिर, यस और नो? जरा देखना वहां। इसलिए हमें स्टेट के पावर को कंट्रोल करना होगा, इसलिए हम लॉ को स्पीड ब्रेकर कहते हैं। एंड इसलिए हमें ऐसा लॉ चाहिए था जो सभी को, स्पेशली गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। इसलिए यहां से आइडिया आया संविधानवाद का। सुना ध्यान से। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक आइडिया है, एक लॉ है, एक कानून आया क्या कि हम एक ऐसा नियम बनाते हैं ताकि, सुना, सभी के सभी तीनों को अच्छे ढंग से चला सके सुचारू रूप से। सो द फर्स्ट आइडिया केम इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि हमने सोचा, इधर सुनो, जैसे अमेजन के साथ हमने क्या सोचा था, अमेजन ने बोला कि एक हमारा रिफंड पॉलिसी होगा। अरे सोचा था ना, ताकि किसी को खराब प्रोडक्ट मिले तो हम उसको रिफंड कर सके, सोचा था। उसी तरीके से उसको हम कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे थे, यहां भी हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक आइडिया ऐसा हो जिससे तीनों को चलाएं, और इसी आइडिया को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आया समझ में कि हमारे पास एक ऐसा लॉ हो ताकि ये तीनों, अरे सुन रहे हो कि नहीं, तीनों का तीनों किसे सुचारू रूप से चल सके, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद।
एक दिमाग में आइडिया आया यस और वही आइडिया ये बोला कि ये तीनों को मजेदार तरीके से हम काम कर सकते हैं। सुन के समझ आ रहा है? आना जरा। तो ये है संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या है? तो सिंपल, इट इज एन आइडिया और ए थ्योरी। या तो ये आइडिया है या लॉ है। क्या है? कानून। एक ऐसा कानून, एक ऐसा आइडिया जो सरकार को बांधती है और तीनों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है। दिस इज कॉल्ड क्या? संविधानवाद। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनो, अब इस संविधानवाद एक तो आइडिया आ गया, जैसे मैंने बोला था पॉलिटी। पॉलिटी क्या बोला था? लीगल सिस्टम। अरे बोला था। यस सर लेकिन लीगल सिस्टम को चलाने के लिए नॉलेज होना चाहिए। यस सर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये तो आइडिया है, एक लॉ है, समझ में आ गया, सिस्टम है ये। इसको चलाने के लिए भी तो चाहिए। तो जो चलाने के लिए चाहिए वही है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आ रहा है क्या समझ? इसी को संविधान के नियम आप बोल रहे हैं। तो भैया हम बोल तो दिए कि हाँ लॉ होना, हमने क्या बोला? एक लॉ होना चाहिए। तो लॉ होना चाहिए, तो लॉ होना तो चाहिए ना, तभी तो ना। यस सर वही है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संविधान के नियम। यानी कि कुछ ऐसा नियम हमने बनाया इधर कि चाइल्ड के साथ गलत नहीं हो, फीमेल के साथ गलत नहीं हो। तो आखिर हमने नियम क्या बनाया? ये क्या था? आइडिया आया था। उस आइडिया को हमने अलग अलग नियम कानून में बदल दिए। तो क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या हुआ ये? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अब तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझना ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में समझेंगे। बट अभी यहां तक क्लियर है? यस सर पक्का? जोर से बोलो, यस और नो? अब आना पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 नहीं 4 पे सबसे नीचे ही रहना। तो जरा देखो, संविधानवाद लिखा हुआ है। यस सर इट इज ए, मैंने लिखा है स्टेट पावर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। सरकार का पावर रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। यस और नो? अब आगे, इट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी, आइडिया और लॉ टू लिमिट द स्टेट। मतलब सरकार के पावर को नियंत्रण करने के लिए इसलिए आइडिया आया, ऐसा लॉ बनाओ जिसमें सरकार के पावर को नियंत्रित किया जा सके। इसी लॉ को क्या बोल रहे हैं? संविधानवाद। ये आइडिया आया। अब नीचे देखना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक ऐसा कानून ताकि संविधानवाद को अच्छे से चलाया जा सके। लॉज थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पुट इनटू प्रैक्टिस। तो जैसे पॉलिटी बोला था, और पॉलिटी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल साइंस। तो नॉलेज नहीं होगा तो बेटा चलाओगे घंटा। मेरे बात समझ में आ रही है? तो बाबा जी का घंटा। अब जरा आगे आइएगा, मेरे पास समझ में नहीं यहाँ तक। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जरा देखना, पेज नंबर 5। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने लिखा है, सो लॉज थ्रू विच स्टेट पावर्स आर रिस्ट्रिक्टेड। कानून बहुत सारे हो सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। कानून एक ही थोड़ी हो सकता है भाई, बहुत सारे कानून हो सकते हैं। जस्टिस, न्याय के लिए अलग, खेल के लिए अलग, इंश्योरेंस के लिए अलग, बैंक के लिए अलग। यस और नो? अलग हो सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेज। लाइक वहां लिखा हुआ है हाउ पीएम और एनीवन गेट इलेक्टेड। भैया आखिर हमने बोल तो दिया, हमने क्या बोला था? पॉलिटी, लीगल सिस्टम। यस सर लीगल सिस्टम में हमने बोला कि एक प्रधानमंत्री होगा, एक होगा राष्ट्रपति, मैंने बोला। यस सर लेकिन उसको हम इलेक्ट करेंगे कैसे? उसी इलेक्शन को तो हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो सेम एज उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अरे समझ में? खाली उठा के बैठा थोड़ी दोगे, बताओगे ना? नहीं तो ऐसा कोई राह चलते जरा, चल तू पीएम बन जा, चल। अरे समझ में? आप सोचो ऐसा, हाँ समझ में? देख देख तू बेरोजगार है तो चल तेरे को पीएम बना देते। अरे समझ में? बट वी हैव सम प्रोसेस, वी हैव सम लॉ, जो कानून बताया कि हाँ पीएम का इलेक्शन ऐसे होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे होगा। तो क्या एक ही लॉ है? लॉ तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। यस सर याद है? क्लियर? अब आना तीसरा पार्ट पे जरा, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आया? अब आया संविधान। तो आज तक तो आप खाली संविधान ही सुने थे, अब जरा इसके बाद थोड़ा सुनो। अब संविधान देखो, वन सिंगल लॉ। आज तक ये बात आपको नहीं पता होगा, सुन लेना ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मैंने क्या बोला? अलग अलग लॉ। या सुनो ध्यान से, इधर देखो, अब देख लो जरा मजे में, जीवन के आनंद आ जाएंगे अभी। आ रहा है? मजा आ रहा है कुछ? यस सर तो अब जरा बताना, क्या अकेले आदमी नहीं पढ़ा सकता सब कुछ? जिसको इसको डाउट होगा भाई अभी भी आप कुछ नहीं कर सकते, जवाब किसको देना? घंटा। अपन पढ़ाते हैं, मेहनत सिर्फ करो, किसी का कोई डर नहीं है। इधर समझ में आ रहा है? इस दुनिया में मैंने बोला कि सिर्फ 2 चीज अपने पास रखना, एक ईमानदारी और दूसरा मेहनत। कोई बाल बांका नहीं कर सकता आपका, समझ में आ रहा है? कोई माइकल लाल कुछ नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? इधर ये बात को मैं इसलिए पूरे ऑथेंटिक से बोलता हूँ, जितनी बार आप आगे बढ़ोगे हर बार रोकने की कोशिश की जाएगी, इसलिए रुकना नहीं है बॉस। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम्स आपको खपा देगा।
खपना नहीं है, खपना है क्या? इतना लाइव बनाओ अपने आप को, इतना लाइक बनाओ कि जो सामने है तोड़ते निकल जाए एकदम, बिल्कुल इतने अपने आप को इतने ऊपर तक लेके जाओ कि उसको पहुंचने के लिए सोचना पड़ जाए कि इस तक पहुंचे कैसे। दैट्स इट। मारना पीटना कुछ नहीं है, सिंपल अपनी औकात बढ़ा लो, और औकात बढ़ाने का एक ही तरीका है, गेट नॉलेज। नॉलेज ले लो, आगे बढ़ जाओ, बाद में जहां जैसी स्थिति पे छोड़ दो उसको। अरे समझ में, वैसे ही पागल हो जाएगा जो आपसे जल रहा है। ठीक है, आ गया ना? तो इसी बात पे आगे आते। तो अब जो आपका पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है? सुनना इधर, और ये आपको बहुत मजा देगा। अभी मैंने बोला था 3 वर्ड। पहला बोला कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मैंने क्या बोला? आइडिया है। एक क्या है? आइडिया। हमको आइडिया है कि कुछ एक ऐसा लॉ होना चाहिए जिससे कि काम ठीक ठाक तीनों में चल सके। उसको हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। आगे है कि अब लॉ बनाओ। तो लॉ हमने हर चीज के लिए अलग अलग बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र सिंगल लॉ है। ये एक ही कानून है जिस कानून के अंदर बहुत सारे हैं कानून, मतलब ये कानूनों का बाप है। इट इज अ कानून ऑफ कानून, इट इज अ लॉ ऑफ लॉ। समझना, आज तक आपको डिफरेंस पता था कि? ईमानदारी से बोलना, सुनो ध्यान से। अभी इसको एग्जाम्पल को समझने की, इधर समझ लो पहले, देखो अब आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है ये? ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बोला खुद एक सिंगल लॉ है। जो संविधान बोलते हो तो संविधान आपको लगता है किताब है, तो एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो संविधान एक लॉ है जिस लॉ को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट। सुना ध्यान से, वो खुद क्या है? कानून। तो ये हुआ L1, मान लो कानून 1। सुना ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा। और इस कानून के अंदर बहुत सारे कानून है। मान लो फैक्ट्री एक्ट, मान लो बैंक एक्ट, बैंक के कुछ प्रावधान समझ में आ रहे क्या? मान लो जस्टिस, जो पॉस्को एक्ट, पॉक्सो बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों के साथ गलत ना हो इसके लिए। तो ये मान लो लॉ 1 हुआ, ये लॉ 2, ये लॉ 3, ये लॉ 4, इसी तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे लॉ होंगे ना। इन सब कानून में सबसे बड़ा कानून कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सारे कानून में से किसी की इतनी औकात नहीं है कि इसका रूल तोड़ सके। तो एक वर्ड यूज किया जाता है, नो लॉ कैन वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई कानून भारत के संविधान को तोड़ नहीं सकता। तो ये सब इसी के अंदर है, ये सारा लॉ, लेकिन ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंगल लॉ है, और उस सिंगल लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारे लॉज हैं। अरे क्या हो रहा है क्या? डेफिनेटली सोच के बताना, आज तक आपको ये नहीं पता होगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। अब सुना ध्यान से, इसके अंदर इतने सारे कानून, हर कानून का पूरा कोई अपना 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 सब काम कर रहा है। ये कानून अपना अलग काम कर रहा है, ये कानून अपना अलग काम कर रहा है, लेकिन ये जब कानून बन रहा है या कुछ भी कर रहा है तो इसको कभी भी तोड़ेगा नहीं। मेरी बात समझ में आया तक? इधर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अलग अलग कानून अलग अलग जगह पे, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही कानून के अंदर बहुत सारे कानून एक ही जगह पे। चूंकि मैंने क्या बोला, खुद एक लॉ है, इसी लॉ के अंदर पार्ट 3 आएगा जिसमें फंडामेंटल राइट्स डिस्कशन होगा। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन होगा। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको और सारे डीपीएसपी और जितने सारे हैं वो डिस्कशन होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने आप एक क्या है? लॉ है। क्या है? यहां तक क्लियर हो रहा है? जिसके अंदर बहुत सारे नियम कानून है। अब जरा आना नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5 देखना, उधर क्या लिखा हुआ सुनना ध्यान से, बस समझना। वन सिंगल लॉ दैट कवर्स ऑल रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। यहां सिर्फ एक कानून जो सभी कानून एंड प्रोसेस को चलाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान लॉ हो सकता है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनो ध्यान से, क्योंकि संविधान खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉ है, जिसको देखो 10 लोग 10 कानून, 10 कानून में कोई एक ऐसा कानून है जिसको हमने हेड बनाया और बोला कि ये कानून कोई नहीं तोड़ेगा, तो वो जो कानून है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर ये सारे कानून आ गए। यहां तक क्लियर है? और जितने भी अंदर कानून बने हुए हैं, ये सारा में से किसी कानून का इतना हिम्मत नहीं है कि वो कानून को तोड़ सके। ऐसा समझ? और ये एक जगह डॉक्यूमेंट में रख दिया गया। सुना, इधर एक जगह पे रख दिया गया। यहां तक क्लियर है? ये
अब आगे देखना, इधर सुनना ध्यान से, एक मजेदार चीज बताता हूं आपको, अभी पता चलेगा। जो मैपिंग पढ़ाया हूं और आपको लोगों को जो बोला था कि सर का लग रहा है खाली ज्योग्राफी और आईआर बढ़िया है तो सर ना ज्योग्राफी आईआर पढ़ा रहे, सुनना इधर देखना, इधर देखना। कुछ लोग हर जगह होता यार, बच्चे लोग का दिमाग, अब हमारे लिए थोड़ी ना पहली बार है। आगे दे दो, उनको लगता है हम तेजू खाम में पकड़ लिए सर को, समझ में आ रहा है? अरे भाई हम कितनी बार से तुम्हें पहले से पढ़ा, कितना बैच निकल गया, समझ में आ रहा है? और हर बैच में एक तेजू खाम मिल ही जाता। अब आना जरा इधर, इधर इधर एग्जाम्पल सुनो, ये सुनना यार प्लीज। देखो इधर जो यूके है, अब जब यूके बोलूं तो स्कॉटलैंड वो सब चल रहा है दिमाग में। अब दिमाग में ना ये ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा, इसको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि यूके में ऐसा ऐसा है। अब यूके में देखो सुनो, 3 लॉ है, सुना ध्यान से, कितने लॉ हैं? 3, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या है बताओ? अब एक दूसरा 2 वहां पे मैंने आपके नोट्स में लिखा है, बट समझना, मैंने वहां पे जो लॉ लिखा है, एक है ह्यूमन राइट्स एक्ट, सुना ध्यान से, और इसको समझना प्लीज। बोर तो नहीं हो रहे ना? बहुत मेहनत करता हूं यार, ये बात को दिमाग में रखना, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब और दिल में बसा के रखना। अब आगे बढ़ते हैं दिल में बसा के रखना इधर। उसके बाद एक आपको पार्लियामेंट मिलेगा, पार्लियामेंट रेगुलेशन एक्ट, और तीसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक्ट। सुनना अभी ध्यान से भैया, सुप्रीम कोर्ट 2006 में आया है यूके में, कमाल की बात है, अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। हमने जिससे कॉन्स्टिट्यूशन लिया उसी के पास सुप्रीम कोर्ट नहीं था और हम ले लिए इसको बोलते हैं तेजू खाओ। देखना इधर प्लीज सुनिएगा, इधर यहाँ पे हो सभी कोई, सबका, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबका एक्सटेंशन इधर, सबका एक्सटेंशन एक्सपेंशन सारा चाहिए, अटेंशन भी इधर। यहाँ पे 3 कानून है, ठीक? तो मान के चलो ये है लॉ 1, लॉ 2 और ये क्या है? लॉ 3। और देखो इंडिया में सिर्फ एक ही कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है कानून? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, दैट इज L1। और यहां पे कितने कानून है? L1, L2, L3, तीनों अलग अलग है। और हमने मान लो इसी तीनों को ले आके एक में डाल दिया तो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर सुनना, इसीलिए यूके में, यूके को बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सुनना ध्यान से, अभी हमने क्या बोला था? अभी आप सुन रहे हो, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सर्वोपरि सुप्रीम माना गया। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक लॉ है कि हजारों लाखों लॉ में से एक लॉ ऐसा है जो सबसे टॉप पे है। हमने सबको एक जगह रखा। आप समझ पा रहे हो? सब कुछ समझते जाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसने बोला, यूके ने, कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए सुप्रीम नहीं है, तो उसके लिए बड़ा है पार्लियामेंट। क्या बड़ा है? पार्लियामेंट बड़ा है, मतलब कि रूल ऑफ मैन बड़ा है, मतलब सरकार बड़ी है, मतलब रूल ऑफ मैन। हमारे लिए ऑफ लॉ, हमारे लिए क्या बड़ा है? क्योंकि यार इंडिया तो बोलता है ना संविधान से बड़ा कुछ नहीं, और संविधान को कोई तोड़ नहीं सकता। ये हर आम इंसान भी जानता है कि ज्यादा ना बोलो, संविधान के ना तोड़ सकता। अरे समझ, इधर सोचना ध्यान से। तो हमने माना कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम, इसीलिए बोला जाता है इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। और यूके ने बोला कि हमारा पार्लियामेंट के पास सारा पावर है, इसीलिए बोला जाता है यूके हैज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इधर सुनो, पार्लियामेंट यूके का इतना पावरफुल है कि सुबह उठा, वहां की रानी एलिजाबेथ को मस्त सपना आया, सुबह उठी, बोली कि ये खत्म करो, इसको भी खत्म करो खत्म हो गया। फिर सोई, फिर आया कि नहीं वापस लाओ, फिर उठी कही ये सॉरी, पागल हो गए आप, ये क्या एलिजाबेथ सनक गई है क्या? लेकिन वो कर सकती है और ऐसा होता है। लेकिन इंडिया में क्या सुबह उठ के आप कर सकते हो कैंसिल? नहीं कर सकते। इसीलिए वहां पे पार्लियामेंट को ज्यादा पावर है, इसलिए वहां राना या रानी या राजा या राजी, मेरे बात समझ में आ रही है? ये हरामखोर लोग जितने सारे हैं एलीट क्लास में, मैंने क्या बोला था? राजा का बोला था कल ही तो, सऊदी अरबिया का राजा अलग है, उसे कल पढ़ाया था ईयर में। एक एक चीज कनेक्शन याद रखना। आईएएस का तैयारी जो अलग अलग करता है ना, सर पॉलिटी अलग पढ़ेंगे, सुना ध्यान, सर ज्योग्राफी अलग, सर इकोनॉमिक्स अलग, उसका निकल जाएगा 10 साल में सुना ध्यान से यार, सारा सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है।
एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। इसलिए मैं बोला था कि मैप पे आप जब खड़ा हो जाओगे, और एक बात मैंने शुरू से बोला अभी तक, उस मैप पे पूरा आप रिवाइज कर सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, IR, वर्ल्ड मैपिंग, सब। अरे मेरी बात समझ आ रही है क्या? आ रही है समझ? अभी आपको लाइफ के अलग आनंद देने वाले हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा क्या है? सुप्रीम। तो सुप्रीम है, तो हम इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी लॉ सुबह नरेंद्र मोदी सोच के भी उठे कि कल सुबह उठते हैं और बदल ही देते हैं इसको, तो इतना पावर नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में पावर आ रहा समझ में? इसीलिए यूके में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम नहीं माना गया। अब सुनना, इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या निकला? मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ है ना। अरे तो बताओ, इंडिया के लिए रूल ऑफ लॉ बड़ा है कि नहीं है? और पार्लियामेंट इसके बड़ा है, तो क्या रूल ऑफ मैन? तो यूके में रूल ऑफ मैन बड़ा है कि नहीं? इसलिए तो वहां के राजा राजा अलग ही टसन में रहते हैं, एलिट क्लास अलग, अलग ही ड्रेस, अलग ही फैशन स्टाइल में। मेरे बात समझ में आ रही है भाई? अलग लेवल का फैशन चलता है उनका। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? कोई लॉ नहीं है उनको गाइड करे। यहाँ तो मोदी जी दाढ़ी भी बढ़ा लेंगे तो लोग कहेगा दाढ़ी बढ़ाओ, तड़ो अगला बार हरा दे। अरे समझ में? तो भैया यहाँ पे क्या है? एक बात है, यहाँ मजाक था, बट कहने का बात ये है, सुनिएगा ध्यान से। अब आपको एग्जैक्ट समझ में आया कि रूल ऑफ लॉ क्या है और रूल ऑफ मैन क्या है। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ से बड़ा और कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, सुनो, सुनना ध्यान से, सांस भी मत लेना जब तक पढ़ाई में, तब तक सांस रोक के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अब सुना ध्यान से, क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि आखिर इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना क्यों? बात तो ये भी है ना। जबकि कमाल की बात है कि हमने, लोग क्या बोलते हैं, आम आदमी आधा से ज्यादा तो यूके वाला का ले लेवा, इंग्लैंड से नियम ले लेवा इंडिया। अरे बोलते नहीं बोलते, और सही भी है। लेकिन कमाल की बात आज आप ये जान रहे हो कि हमने सब कुछ यूके से लिया है, लेकिन यार यूके का लिया बट हमारा कुछ अलग ही चल रहा है। अरे चले कि नहीं चल रहा है? जिससे यूके का लिया वो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना भाई। हम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि माना जाता है, उनके यहाँ पार्लियामेंट या सरकार को सर्वोपरि माना जा रहा है। और मैंने बोला था कि पढ़ाऊंगा तब आम नागरिक से बहुत अलग हो जाओगे, इसलिए राय जो बना के लाए हो ना, यहाँ राय से रॉ हो जाओगे। मेरी बात समझ समझ ध्यान से, प्लीज आम आदमी नहीं बनिएगा। इस दुनिया में मुझे सबसे अगर किसी से नफरत है तो आम आदमी से, न करो, बहुत ज्यादा। आम आदमी ही अच्छा है, आम आदमी ही बेकार है। उस आम आदमी में एक दूसरे तरीके के हरामखोर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आम आदमी के कारण ही डेमोक्रेसी चलता है, लेकिन आम आदमी में एक और आम आदमी होता है जो गुटली के नाम की तरह होता है। उसको भैया हर बात में निगेटिविटी होगा। मेरी बात समझ आ रही है? इधर सुनना। तो अब तक जो मेरा अभी जो पढ़ाया हूं, अब तक कुछ यहां आया हूं कि हमने रूल ऑफ लॉ को क्या मान लिया? सर्वोपरि, जबकि हमने जिससे लिया उसका रूल ऑफ मैन सर्वोपरि था। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, आखिर किया क्यों? किया क्यों? तो अब जरा आना आगे और यहां से आपकी जिंदगी के अलग नशे आए, सस्ता वाला नहीं, पूरा महंगा वाला। अरे समझ में? अब जरा सुनना ध्यान से। धुआं में नहीं उड़ाइए। जवाहरलाल नेहरू का अच्छा चीज लीजिए, बुरा चीज मत लीजिए। समझ में आ रहा है? हर इंसान का अच्छा बुरा होगा ना। तो वही मैंने बोला कि अब मैं कभी बेस्ट हो ही नहीं सकता। जो अच्छा होगा ले लेना, जो बुरा लगे कुछ डिस्कस ही मत करना, वो भूल ही जाना कि इनके अंदर वो बुराई है, बात खत्म। यार समझ में आ गया ना? और एक और बात मैं जो बार बार बोलता हूँ, ये भी बात बोलता हूँ, ये जरूरी नहीं कि जितनी बातें मैं आपको समझाऊं वो सब के सब वैसा मेरे में हो खासियत, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन हाँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जैसे सूरज पूरब से निकलेगा तो निकलेगा, मैं मानू या नहीं मानू से फर्क नहीं पड़ता। बार बार बोला, मैं आपको कुछ ऐसा चीज बता सकता हूँ, हो सकता है मैं खुद फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, पॉसिबल है। इसमें पूरा ओपन है, ये बात नहीं कि हम जो भी बता रहे हैं हम उतना ही सारा का मैं करता ही होऊंगा। लेकिन इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जब आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सही है तो आप फॉलो कर लेना। हम करे नहीं करे क्या ही फर्क पड़ता है, बनना तो आपको है ना यार। ऐसा नो, इसलिए दिमाग में रखिएगा और राय मत बनाइएगा किसी और का लेके, बस आप अपना रखिएगा, अपना देखिए। इधर आइएगा जरा, क्वेश्चन है वाई कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब हम इसको बोल सकते हैं ऐसे कि वाई रूल ऑफ लॉ इज ग्रेटर देन रूल ऑफ मैन। तो हमने 3-4 क्वेश्चन, इसके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं
कि आखिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्यों सुप्रीम बनाया, हमने आदमी में पावर क्यों नहीं दिया, हम भी क्यों नहीं यूके की तरह किसी सरकार को जिसको भी बनाते, जैसे जवाहरलाल नेहरू को ही बनाए तो हम उनको पूरा का पूरा पावर दे देते। या सुनो, समझ पा रही ना? यहां देखिएगा इधर, अब लाइफ के कुछ अलग आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, समझ में आ रहा है? इसलिए क्योंकि जो दे रहा हो तो वो अपने को पता है, ठीक है ना, बाकी तो छोड़ो। फर्स्ट पॉइंट कि आखिर क्यों बढ़ा है, सब सुन रहे हो? पहला, भैया हमारा इतिहास जो है ना बड़ा सताया गया है हमको। देखो हम क्यों, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या बोला मैंने कि आखिर हमने पीपल को पावर क्यों नहीं दिया, आदमी में पावर क्यों नहीं दिया, हमने लॉ को ही क्यों सर्वोपरि बना दिया। हमने क्यों नहीं बोला कि चल जवाहरलाल नेहरू, जब जवाहरलाल नेहरू का आप सोच के देखो, उस समय एकमात्र ऐसा नेता था जिनका पूरा टसन था, सबसे ज्यादा पावरफुल नेता माना जाते थे, भीमराव अम्बेडकर भी थे, सब कोई था, इसके बावजूद भी हमने उनमें पावर नहीं दिया, किसमें पावर दिया, लॉ को। अरे समझ पा रहे हो? और आप सोच के देखो मैं क्यों फॉरेन पॉलिसी के बाद ही इसको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप पूरा कनेक्ट कर जाओगे कि क्यों और क्या। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोला अगर जो पेशेंस रख लिया निकल जाएगा, नहीं पेशेंस रखा उसको भगवान भला करे। इसी की वजह से अब आपको जब बोलूं जवाहरलाल नेहरू को पावर क्यों नहीं दिया, तो आपको क्लियर है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था और क्या नहीं किया था, आप खुद ही कनेक्ट कर जाओगे। सोचो इतना अच्छा होने के बावजूद भी हमने जब संविधान बनाया तो संविधान में जवाहरलाल नेहरू या किसी भी नेता में पावर नहीं। हमने बोला कानून बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, पहला। पास्ट क्या, सुनो इतिहास। यार अंग्रेज लोग तो हम लोग को बहुत मारे, सताए, तड़पाए, मतलब क्या नहीं किया हमारे। अब बताओ जब इंसान कोई आपको इतना सताएगा तो आपको उस इंसान पर भरोसा रहेगा क्या? तो हमारा तो विश्वास ऐसे ही आदमी से उठ गया। अरे उठा नहीं उठा? और दूसरा, सरकार अंग्रेज की ही थी, सरकार तो थी ही, सरकार हमारे साथ कौन अच्छा कर रही थी, सब तो बुराई कर रही थी ना। तो हमको सरकार पे कहां से भरोसा हो गया, होगा क्या? जो बोलती कुछ और थी और फिर कोड़े भी बरसा देती थी, तो हम आदमी पे भरोसा कर पाएंगे कभी? अगर एक आदमी आपके साथ धोखा कर दे, दोबारा बाई गॉड आप उस पे भरोसा नहीं, उसकी परछाई से दूर रहना चाहोगे आप? यस और नो? कि हराम को नजदीक नहीं आना चाहिए। और बार बार ज्यादा तड़पाया तो बस हद पार कर देंगे, लेके जाके भोग भाग देंगे बराबर। मतलब आप किसी को उंगली मत करो। सुनो इधर यार, सुनिएगा प्लीज यार, इधर 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 सब देखना, राहुल और सभी लोग देख रहे हो? हमारा इतिहास ही ऐसा था कि हम अंग्रेज पे भरोसा नहीं कर सकते थे, और अंग्रेज पे नहीं कर सकते थे मतलब इंसान पे भरोसा। अब आप सोच के देखो, अंग्रेज से जस्ट हम लोग निकले थे, अब फिर हम किसी इंसान को पावर देते क्या? क्योंकि हमारा विश्वास, अब सोचे कि नहीं अब चाहे जो हो जाए, एक कानून आप ऐसा बनाइए जिसके तहत हमको गारंटी मिल सके कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो कानून हमारी रक्षा करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये आदमी को पावर दे दिया तो फिर ये मेरे साथ कुछ भी करेगा जैसा अंग्रेज करके गए। यस और नो? तो पहला रीजन हमारा इतिहास। दूसरा, आना इधर जरा, सुनना ध्यान से, सुन रहे हो सब? मजा आ रहा है? इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, इसका मीनिंग क्या है समझना। इन पहले वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री समझना। एक होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब होता है अपने मन मर्जी। मेरी बात समझ रहे हो? खुद से, मैंने हम खुद से बोले कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, ठीक? इधर इधर सुनिए प्लीज। भारत जब जुड़ रहा था तो क्या सारे राज्य चाहते थे क्या कि भारत से जुड़ जाए? भाई कितना जबरदस्ती 3-5 करके जोड़ा गया है, आपको पता है ना सब। आपको मैं वीडियो अब भेजूंगा, अब आपको पता चलेगा कि मैं जो बोला था ना क्या क्या कहानी और स्टोरी, अब भेजूंगा आपको। सुना ध्यान से, आपको दिखेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने कितना कितना दांव पेच करके, तब राजस्थान बोल रहा है हम अलग देश रखेंगे, कश्मीर वाला अलग ही देश मांग रहा है, भैया जूनागढ़ अलग, हैदराबाद अलग, सब अलग ही समय चल रहा है। समझ में आ रहा है? जब खुद मर्जी के अकॉर्डिंग कोई आया ही नहीं तो हम लोगों पे कैसे भरोसा कर लें? अरे मर्जी के अकॉर्डिंग कोई आया क्या? तो पहला बोला था इतिहास ने हमको इतना तड़पाया कि हमको आदमी पे भरोसा नहीं हुआ। दूसरा, जो लोग आके जुड़े हैं वो इस कदर जुड़े हैं, सुनना, कि भैया कोई अपने मर्जी के हिसाब से नहीं जुड़ा। अब तीसरा फैक्टर जो आपको हिला देगा, सुनिएगा, एक और भी चीज जो आ रहा है उस समय, पता है आपको? सुनना ध्यान से, जो पुरुष लोग जो शिक्षित थे ना, मेल लिटरेट,
मात्र थे 16% और फीमेल मात्र 9%। सुनना ध्यान से। तो उस समय हमारा स्थिति ऐसा था, आप सोच के देखना इधर, उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि मेल कितने परसेंट शिक्षित थे, 16%। यानी कि उस समय का साक्षरता दर हमारा 16% था पुरुष का और महिला का 9। देखा जाता है एक तरीके से शुद्ध मतलब देखा जाए ना तो क्या शुद्ध, आप बोल सकते हो अनपढ़ भाई, शुद्ध अनपढ़, या सुनो यार। उनको तो शुद्ध जब अनपढ़ थे तो उनको क्या ही पता था। और फिर अगर जब कुछ पता नहीं था तो फिर अंग्रेज की तरह जो आदमी सरकार में आता फिर उसको मारता, कि उसको कुछ पता था क्या? नहीं। जब उसको कुछ पता नहीं था तो सरकार उसको कूट कूट के मारता। यस और नो? 3 रीजन जो बोला समझ में आ रहा है? कुछ लग रहा है कि माइंड ऐसे हुआ है फील हो रहा है क्या? पहला क्या बोला था, बोलना जरा, क्या बोला? दूसरा इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म। ये वॉलेंट्री मतलब होता है इच्छुक, लेकिन हम इच्छुक आए नहीं थे तो इसलिए इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मैं समझाऊंगा, क्लियर संघवाद होता है, बस समझना अभी। लेकिन हम सारे राज्य जो जुड़े थे वो अपने मर्जी से नहीं जुड़े थे, हमको जुड़ाया गया था। आ रहा समझ? तो फिर भी नहीं। तीसरा क्या बोला? एजुकेशन लेवल का इतना, मेल लिटरेसी रेट मात्र 16%, फीमेल मात्र। और सुनो इतना ही नहीं, एक और भैया, डाइवर्सिटी। सुना? इतना ज्यादा धर्म के लोग, इतना ज्यादा जाति के लोग, इतना कास्टिज्म, इतनी तरीके का कल्चर। यार इतना है, हम भरोसा किस पे करें भाई? कौन से कास्ट पे भरोसा करें? कौन से धर्म पे? कौन से जाति पे? किस लोग पे करें यार? पूरे वर्ल्ड में मात्र इंडिया ऐसा देश है जहां इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है। मेरी बात समझ में? सिर्फ इंडिया ऐसा देश है जहां इतना सारा है। यार जाति में भी पता नहीं कौन कौन जाति, मतलब जहां देखो हर प्रजाति में जाति का जाति में जाति। यार समझ में? कल्चर का, धर्म का अलग ही। अब एक धर्म हिंदू है, हिंदू में भी अब हरामखोर, उसमें भी कुछ लोग हैं। अब उसमें अरे इतना ज्यादा वेरी। आप सोच के देखो इंडिया के लिए कितना टफ था कि किसी एक को फॉलो कर सकते थे हम? इधर बोलो ध्यान से। तो बताओ जरा, हम लोग पे कैसे भरोसा करेंगे? तो कहां भरोसा किए? लॉ पे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बोला हमारा सुप्रीम रहेगा। इसीलिए बोला जाता है उस समय संविधान बनाने वाले लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो यूके का एज इट इज कॉपी पेस्ट मारते कि नहीं मारते? आधा से ज्यादा जो नॉर्मल आम आदमी है क्या लगता है उसको? यही लगता है कि सारा का सारा तो यूके से कथी किया है, गया यूके का लेके लिख दिया। और जब पढ़ोगे तो पता चला जा यूके का तो कुछ है ही नहीं। यस और नो? यूके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जबकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। अरे रीजन कुछ समझ आया क्या? कुछ मजा आया क्या? तो भैया ये जो 4 कारण है पता है आपको, ये मेंस में जब आप लिखोगे ना तब उस समय पता चलता है कि इसको कितना नॉलेज है। इंटरव्यू में जैसे ही आप एक वर्ड यूज करोगे आवर पास्ट, उस समय का मेल लिटरेसी रेट 16%, फीमेल लिटरेसी रेट 9%। तो ये कौन बोल सकता है? जो नहीं पढ़ा है वो बोलेगा क्या? जो डेप्थ में पढ़ा है वही बोलेगा। और ये सब मेंस का है टॉपिक। जब तक ये मेंस का नहीं पढ़ेगा तब तक प्री कहां से निकलेगा? अरे समझ में? अब इसका आंसर सारा का सारा आपको मिल जाएगा। अब जरा आना उस नोट्स पे देखना बकायदा, थोड़ा सा पेज नंबर 6 पे आना। 6 पे आ जाओ, 6 पे आ गए? 6 पे अब 6 के बाद डायरेक्ट 7 पे आ जाओ। 7 पे आ जाओ, आ जाओ। 6 का ऑलरेडी हो चुका है, टेंशन मत लो। वहां क्वेश्चन देखो क्या है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, वाई इंडिया फॉलो इट। दिख रहा है क्वेश्चन? आपको पता है यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है ये, और आपको मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहा हूं। और देखो हमने लिखा भी है, देखना। हमने आखिर संविधान को ही सुप्रीम को क्यों माना? वाई नॉट वी एक्सेप्ट पीपल ग्रेटर देन लॉ। हमने क्यों पीपल को बड़ा नहीं माना लॉ से? अरे समझ में? फर्स्ट क्या है? पास्ट, हमारा इतिहास, कॉलोनियल गवर्नमेंट दिख रहा है। दूसरा इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, लेकिन हम जबरदस्ती आए थे। जानते हो इधर यूएसए जो बना है, यूएसए के 13 उस समय ब्रिटिश कॉलोनी था। और कॉलोनी मतलब क्या है? कॉलोनाइजेशन। समझ में आ रहा है? जब कॉलोनी बोलूं तो आपको बोला था ना कॉलोनी और इंपेरियलिज्म बोला था। तो कॉलोनी मतलब क्या? वो राज्य, उनका खुद का शासन, रिसोर्स भी ले रहे थे और उस पर शासन भी। तो ब्रिटिश कॉलोनी, सुनो इधर 13 ब्रिटिश कॉलोनी थे। इन 13 ने मिलकर बोला कि हम लोग एक देश बनाते हैं। उस देश का नाम पड़ा यूएसए। इसीलिए बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये 13 क्या है? स्टेट्स थे। और यही 13 स्टेट्स मिलकर क्या बनाए? यूएसए। और हमने क्या किया? सुनो ध्यान से,
यूएसए में सबसे ज्यादा पावर है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? तो वहां पावर हो गया रूल ऑफ मैन। क्या हो गया? क्यों रूल ऑफ मैन हुआ? सुनना, क्योंकि वहां पे 13 स्टेट तो मर्जी से आए हैं ना, तो सब मर्जी से आए हैं, और हर 13 का वहां पे 2 नागरिकता है, एक अमेरिका का और जिस राज्य से हो उस राज्य का। और यूएसए में अभी 50 स्टेट पढ़ाया तो था, भूल गए? और वहां भी बोला था कि अगर आप मिसिसिपी के हो, मिसिसिपी पढ़ाया था, तो मिसिसिपी के हो, मिसौरी के हो, तो आप जहां के हो वहां का एक नागरिकता प्लस यूएसए का एक नागरिकता। आ रहा समझ में? अब पता है ये वर्ल्ड मैप अगर नहीं पढ़ाया रहता तो अभी कनेक्ट इतना जल्दी कर पाते आप क्या? ईमानदारी से बोलना, रटते उसके बाद कि यूएसए में हुआ था, यूएसए में हुआ था। अभी मैं यूके बोलूं, आपको पता है कि यूके में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, यस और नो? अब इस बात को समझना, तो ब्रिटिश कॉलोनी इसीलिए सब मिल के आए थे, इसलिए वहां पे ज्यादा डर नहीं था, इसलिए वहां पे पावर रूल ऑफ मैन में दिया गया। लेकिन दुनिया का अधिकतर देश रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हर जगह इंडिया को बुलाया जाता है। आया समझ में? और इसीलिए भूटान में भी जब पढ़ाया था तो क्या बोला था कि तालिबान अफगानिस्तान पढ़ाया था तो क्या बोला था कि हम, अफगानिस्तान ने भी खुद बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन हम आपसे सीखेंगे क्योंकि आप भी खुद हैं, यस और नो? भूटान ने भी बोला था, भूटान आके पार्लियामेंट में जूता चप्पल याद है नहीं याद है? तो भूटान ने भी अच्छे से लिया है सब। लेकिन इंडिया को ही भूटान क्यों प्रेफर किया? क्योंकि इंडिया, भूटान देखा कि डेमोक्रेसी का सुचारू रूप अभी वही इंडिया ही फॉलो कर पा रहा है, यस और नो? इसलिए वो चीज हुआ। तो आप बताओ, अभी तक जो पढ़ा हो क्या अलग अलग सब्जेक्ट था, अब सारा का सारा कनेक्ट हो जाएगा यार। मैं बोला ना, जो इतना इतना जो अंदर से आता है वो आता ही मेहनत के चलते। और माहौल बदलने में ना, आपको मैं बोलता हूँ कि मोतिहारी का बदल के रख दूंगा, तो बदल के मैं बदलूंगा नहीं, अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को बदल लिया है। और जब खुद इंसान खुद को बदल लेता है तो माहौल अपने आप बदल जाता है, यस और नो? इसलिए दिमाग में रखिएगा, मेहनत जब करता है तभी ये सिचुएशन बदलता है, नहीं तो एसएससी रेलवे पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो? 15 दिन में पूरा एसएससी पढ़ा दूंगा मैं, सच्ची बता रहा हूँ, 6-6 घंटे करके पूरा सिलेबस, 15 डेज 6 आवर्स पढ़ाया, इसलिए बोल रहा हूँ। जब तक मैंने कोई चीज मेहनत नहीं कर रहा था तब तक मैं बोलता नहीं। 15 डेज 6 पूरा का पूरा एसएससी कंप्लीट कर दूंगा मैं, गारंटी, और आपको समझ में भी आ जाएगा, इतनी एनर्जी है। लेकिन बनना है तो ऑफिसर बनना है यार, अरे समझ में, उसका अलग अपना टसन है, समझ में आ रहा है? जिसको लिए जो है वो है, बट हमें तो भैया ऑफिसर बनाना है, ठीक है ना? नहीं तो घुसखोर नहीं बनाना। और ईमानदार, ईमानदार रहना है ना, ईमानदार रहिएगा, किसी की भी आपके सामने पतलीन गीली हो जाएगी। बेईमान बनोगे ना, कुत्ता भी आके आपको मार के जाएगा, बनना नहीं है वैसे। आगे, तो ये 4 कारण आपको समझ में आया पहले? तो आपको एग्जैक्ट आज ये पता चला होगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों था। और कमाल की बात ये है कि यूएसए में 13 हैं, 13 ने मिलकर खुद से बना, इसलिए वहां रूल ऑफ, और वर्ल्ड में, क्योंकि फिर सब जगह आप सोच के देखो उस समय क्या था, वो आपको पढ़ाया था, कोलोनाइजेशन खूब हुआ था, हर कोई किसी न किसी का गुलाम था, तो हर कोई तो उस गुलामी से परेशान था कि नहीं था? आप सोच के देखो, आखिर इधर सोचो, पहले सुनना, आखिर यूएसए ही क्यों रूल ऑफ मैन किया? आखिर यूके ही क्यों रूल ऑफ मैन किया? क्योंकि ये लोग तो सब पे राज कर रहे थे ना, अरे हाँ या ना? वो लोग तो दूसरे को परेशान किए थे, तो जिसको परेशान किए थे वो ना लोगों से परेशान था, लेकिन जो परेशान कर रहा था उसको क्या टेंशन था? इसीलिए तो यूके ने मैन को पावर दिया और यूएसए ने मैन को पावर दिया, यस और नो? क्योंकि ये लोग खुद दूसरे पे राज कर रहे थे बॉस। बाकी इसलिए मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द कंट्री इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं क्योंकि वो सब प्रताड़ित हैं। कुछ समझ आ रहा है? कुछ मजा आ रहा है? इसी के चलते ज्यादातर लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति भागता है। और पूरा आईआर में जो पढ़ाऊंगा सारी लड़ाई इस बात की ही है कि हमको संविधान दे दो, हमको भी संविधान चाहिए, क्योंकि ये सब सताए गए हैं बॉस। और सोचो ना, गिनती के कुछ लोग ही क्यों पार्लियामेंट और आदमी को पावर दिए, और ब्रिटिश ही क्यों? तो आपको अब इतिहास पता नहीं है क्या? आईआर पढ़ाए हो तो आपको पता ही है कि ब्रिटिश ने, देखोगे तो देखो चाइना पे भी, उधर चाइना के बाद भूटान पे भी ब्रिटिश ने कब्जा करके छोड़ा, अमेरिका ने भी तो सब पे ट्राई मारा ही, यस और नो? तो क्योंकि ये लोग तो खुद, ये लोग तो दूसरे को कर रहे थे, लोग बोलेंगे नहीं कि हम ही अपन ही राजे हैं, तो ये लोग क्यों बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको चाहिए? ये लोग दूसरे को सता रहे हैं, इसलिए इतना सताया कि जो लोग मतलब जो लोग परेशान थे वो लोगों ने बोला कि नहीं यार, हमको लोग पे भरोसा, हम भैया हम कानून पे ही भरोसा करेंगे। कुछ आया मजा? तो इसलिए समझिएगा ध्यान से। अब मैंने देखा ना, जब नीचे एक बार लास्ट देख लो, यही लास्ट ही है, वहां हमने लिखा है कंक्लूजन। इसलिए हमने उस समय डोंट ट्रस्ट पीपल एंड दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन पीपल, ताकि कोई भी कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू प्रोटेक्ट इट। उसके बाद
एक क्वेश्चन बहुत सारे घुमा के पूछेगा, यही सेम, वाई रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप मेंस में ऊपर वाले मात्र 4 पॉइंट्स लिखेंगे, सारा का सारा कवर अप हो जाएगा। आ रहे समझ में? और ये 4 पॉइंट्स के बनाने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तब जाके 4 पॉइंट आए। समझ में आया कुछ? अरे नहीं कि नहीं, मैं जानबूझ के बार बार आपको बोलता हूँ, पूछता हूँ मजा के लिए, आप इरिटेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन उसके पीछे मात्र एक ही कारण है, आपका इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप सीख। अरे बस्ता मत जा रहे हो, बोर हो गए क्या? 2 घंटा और पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? कल तो ऐसे भी छुट्टी है। अरे समझ में? तो कल छुट्टी है, बट समझो इधर वापस से मैं अभी समअप कर रहा हूँ, 5 मिनट सुन लो, यही लाइफ का बेस्ट पार्ट है, इतना कोई कराने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ तो टीचर है कि आया पैसा दे, आइडेंटिटी कार्ड चेक करा, नहीं बाहर और उसके बाद तू जा। आ रहे समझ? वापस जो पढ़े हो जरा कंक्लूड करो। पहले हमने ये बताया कि पूरा पॉलिटिक कैप्चर कैसे करेंगे, क्लियर, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी पूरा बताया। उसके बाद बुक्स एंड सोर्सेज के बारे में नोट्स मैंने बताया आपको, उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। पर्टिकुलर की बात करें तो थीम 1 में हमने ओरिजिन ऑफ लॉ, पहले तो यही समझना जरूरी था ना कि कानून भैया बना कैसे, ये तो पता चले कि हम कानून की बात कर, हम बात कर दे कि 102 कानून हो गए हैं, 102 सुधार। अरे कानून कहाँ से आया ये तो बताओ। अरे समझ में? ऐसे वाले रट कर रहते 102 अमेंडमेंट, 111 अमेंडमेंट, रटते रहो। अब आप क्लियर कनेक्ट कर जाओगे। मैंने बताया लॉ कैसे आया, और लॉ आया तो लॉ कितना जरूरी था। तो जब लॉ जरूरी कितना थे भी पता चला कि फोन में जाए कहाँ, लॉ नहीं रहेगा तो सारा लोग अपने मनमर्जी के हिसाब से चलेंगे। तो लॉ की एक जरूरत पड़ी, और लॉ की जब जरूरत पड़ी हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और जब लॉ की जरूरत पड़ने के बाद एक आइडिया हमको आया ना कि लॉ एक होना चाहिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। अरे सुन रहे हो नहीं? दूसरा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो हमने कानून बनाया, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने सुप्रीम बनाया कि इसके अंदर बहुत सारे हैं और इस कानून को कोई भी कानून और तोड़ नहीं सकता है। आया समझ में यहाँ तक? उसके बाद एग्जैक्ट हमें पता चला कि हमने आखिर लोगों में पावर दिया क्यों नहीं, क्योंकि 4 पास्ट इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म अपने आप से नहीं आए थे। तीसरा, आपने एजुकेशन जो मेल उस समय मात्र शिक्षित थे 16%, फीमेल मात्र 9%, जो कि 9 के बराबर था। और फोर्थ, इतना डाइवर्सिटी और कल्चर था कि हमारी हालत टाइट थी। आए समझ में? लास्ट में बोलना मजा आया? ये सुनो, तो बस अब आप सीधे से बात बताना कि क्या पॉलिटिक्स से पहले जो लोग बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स कैसा होगा, कुछ समझ आया क्या? क्यों अंजलि, आया समझ? तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, 2 मिनट रुक जाना।